हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आपका मैथमेटिक्स 2 का एग्ज़ाम है एंड मेरा कमेंट सेक्शन बिल्कुल भर गया है एक चीज़ से कि भैया आपके वन शॉट से पढ़ लिया है और भी अदर सोर्सेज से पढ़ लिया है, बट पीवाईक्यू नहीं बन रहे हैं। बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी लगा लिए बट पीवाईक्यू आइडेंटिफाई करते नहीं बन रहे हैं, पुराने ईयर्स के पेपर नहीं बन रहे हैं। तो देखो, आज की वीडियो में मैं आपके सामने लाइव पूरा पेपर सॉल्व करने वाला हूँ। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। मैं आपको जो जून 2025 है, ये इसमें जो आपका 2025 है, इसमें जो आपको मैथमेटिक्स 2 का पेपर आया था, इसको लाइव पूरा सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ एंड बताने वाला हूँ कि हर एक क्वेश्चन आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है जिससे आपको पेपर में एक बेटर आइडिया लग सके। बिकॉज जिसने भी यूनिट 1 और 2 पढ़ी होगी खासकर, उसको अंदाजा होगा कि सारे क्वेश्चन एक से हैं। CFPI के ले लो, लेबनीज बर्नौली ले लो, या जो चेंज ऑफ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएशन ऑफ पेरीमीटर, सब क्वेश्चन मिक्स हो जा रहे होंगे। कॉचीज होमोजीनियस इक्वेशन हो गया, लेजेंडर्स पॉलिनोमियल हो गया। वहीं पे आप यूनिट 5 में भी जब आपको इंटीग्रेशन वगैरह निकालने को आ रहा होगा तो दिक्कत जा रही होगी, मैं समझ सकता हूँ। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम सॉल्व कर रहे हैं अपना मैथमेटिक्स 2 का क्वेश्चन पेपर। एंड आपके देखो 8 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन का ए और बी पार्ट। तो हर 8 तो नहीं, 16 क्वेश्चन हो गए हमारे टोटल। 16 में से लगभग मैं आपको 14 क्वेश्चन मैंने पकड़े हैं, 2 क्वेश्चन स्किप किए हैं, एक सीरीज सॉल्यूशन का, सीरीज सॉल्यूशन, और एक पोल्स एंड रेसिड्यू। देखो, क्योंकि जिसने ये टॉपिक नहीं पढ़ा उसको बिल्कुल समझ नहीं आ सकता। मैं अगर ये सॉल्व करा भी दूँ तो आपको आइडिया नहीं लगेगा और काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा, टाइम लिमिटेड है। एंड मुझे कोशिश करनी है कि आपका 1 से 1.5 घंटे में पूरा पेपर क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ, इसलिए 2 छोटे छोटे क्वेश्चन स्किप किए हैं। देखो, जिसने टॉपिक पढ़े होंगे वो डायरेक्ट इनको सॉल्व कर लेंगे और जिसने नहीं पढ़ा वो उसको छू भी नहीं पाएगा, इसीलिए हम इस टॉपिक को जो है अभी फ़िलहाल स्किप कर रहे हैं। आपको अब करना क्या है, विदाउट एनी टाइम वेस्ट अपने साथ कॉपी ले लो, पेन ले लो, कैलकुलेटर ले लो, और जो भी हथियार बच्चे हों सब कुछ अपने साथ ले लो और मेरे साथ क्वेश्चन करते जाओ। मैं जो भी क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूं, वीडियो पॉज करके पहले 1 से 2 मिनट 5 मिनट ट्राई करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, देन हम उसको डिस्कस करेंगे कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपना जून 2025 का मैथमेटिक्स सेकेंड का पेपर एंड हर एक क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हमको सॉल्व करना है। तो बेसिक सा क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया स्क्रीन पर, पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। अब इसको हम भी सॉल्व करते हैं। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, क्वेश्चन आया सॉल्व, बट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, कुछ ना कुछ उसमें हमको dy/dx लिखा दिखता है हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन में, आप एग्री करते होगे। बट क्या यहाँ कहीं dy/dx दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो हमको क्या करना है, इन टर्म्स को इधर उधर ले जाके पहले dy/dx बनाना है। तो जो बीच में प्लस है, मैं इस वाली टर्म को अपना जीरो के उस साइड ले जा सकता हूँ, बिल्कुल ले जा सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा e⁻y+1 और cos x dx इज इक्वल्स टू माइनस e⁻y और sin x dy। अब क्या करेंगे, देखो x वाली टर्म एक साइड कर, देखो x वाली टर्म कर लेते हैं एक साइड, y वाली कर लेते हैं एक साइड, और बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ना तो उसमें लेबनीज लगेगा, ना बर्नौली, ना कोई भी मेथड लगेगा। कैसे, तो देखो इधर dx है, तो x की टर्म में सारी इस साइड ले आऊँ, y की सब उस साइड पहुँचा दूँ। तो देखो क्या आएगा मेरा, cos x dx है मेरे साथ, क्या है, cos x dx है। ये sin x में नीचे ले आया तो अपॉन में क्या बन गया, sin x, और जो e⁻y+1 है वो उस साइड डिवाइड में पहुँचाए तो क्या बनेगा, माइनस e⁻y अपॉन e⁻y+1 बनेगा। ठीक है, इनटू में ये वाला sin x तो इधर आ गया था, तो सिर्फ बचा इधर dy, तो सिंपली dy बचा, कोई डाउट नहीं। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जल्दी दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, आपका सॉल्यूशन निकल आएगा बिल्कुल आराम से। ये इतना आसान क्वेश्चन आपको दिया क्यों, इधर आपका इंटीग्रेशन का टेस्ट होने वाला है। जनरल जो बच्चा होता है वो इतना जो आसान इंटीग्रेशन होता है वो भी नहीं कर पाता है। देखो कितना आसान इंटीग्रेशन है, cos x बाय sin x क्या होता है, cot x। तो मैंने लिखा cot x dx इज इक्वल्स टू, माइनस था एक इधर हमारा जिसको मैंने बाहर लिखा था, इंटीग्रेशन e⁻y अपॉन e⁻y+1 dy। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। cot x का इंटीग्रेशन सबको याद नहीं होता, याद कर लो, होता ही आपका होता है log mod ऑफ sin x। अगर आपको ये याद होता तो आधा क्वेश्चन आपका इधर निपट गया। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको देखो हम साइड में, हमको ये सॉल्व करना है e⁻y अपॉन 1 प्लस e⁻y dy। इसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। अगर मैं e⁻y को क्या मान लूँ, t मान लूँ, और दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करूँ, तो e⁻y का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, e⁻y और dy इज इक्वल्स टू dt। ऐसी डिफ्रेंसिएशन होता है, e⁻y का e⁻y ही होता है, एंड एक बार y का डिफ्रेंसिएशन dy होगा इज इक्वल्स टू dt। तो e⁻y dy को क्या मैं dt लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये अपना मल्टीप्लाई में मिला है। तो मैं इधर इससे को क्या लिख सकता हूँ, e⁻y dy को मैं लिख सकता हूँ dt अपॉन, और मैंने e⁻y को क्या e⁻y को माना है t, तो इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस टी। कोई डाउट नहीं,
कई लोगों को इसमें भी डाउट होता है, तो एक काम करो आप 1 प्लस ई की पावर वाई को टी मान लो। किसको मान लो? 1 प्लस ई की पावर वाई को, पूरे टर्म को क्या मान लो? टी मान लो। तो 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 ही आएगा और ई की पावर वाई डी वाई इक्वल्स टू डी टी वही हो जाएगा। तो आपने पूरी नीचे वाले डिनोमिनेटर को टी मान लिया, तो आपका ऊपर डी टी आ गया, नीचे टी आ गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग टी होता है, लॉग मॉड ऑफ टी होता है, या लॉग टी आप लिख सकते हो। तो मतलब इज इक्वल्स टू माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या आया? लॉग टी, और टी मैंने किसको माना? लॉग टी किसको माना था? 1 प्लस ई की पावर वाई को। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया? 1 प्लस ई की पावर वाई ही आ गया निकल के। तो माइनस में लॉग और 1 प्लस ई की पावर वाई इंटीग्रेशन, प्लस हम कांस्टेंट लिखते हैं हमेशा के लिए। आज एक बात याद रख लो, जब दोनों साइड आपका इंटीग्रेशन लॉग में निकल के आए तो आप कांस्टेंट भी सम लॉग सी ही मानते हैं। माना करो, इससे फायदा होता है। आप सी भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट क्या फायदा है आगे देखेंगे। ये वाला लॉग माइनस में है तो इस साइड प्लस में ले आओ, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? लॉग साइन एक्स प्लस लॉग 1 प्लस ई की पावर वाई इज इक्वल्स टू लॉग सी। कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो साइन लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है? लॉग ए इंटू बी। तो आपका क्या आ जाएगा? लॉग में लॉग साइन एक्स और मल्टीप्लाई में 1 प्लस ई की पावर वाई इज इक्वल्स टू लॉग सी। दोनों साइड से लॉग हट जाएगा तो इसका सॉल्यूशन निकलेगा साइन एक्स इंटू 1 प्लस ई की पावर वाई इज इक्वल्स टू सी। दोनों साइड से लॉग हमारा हट चुका है। तो ये हमारा इस इक्वेशन का जो है बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन निकल आया। तो हमने पहले क्वेश्चन का ए पार्ट फिनिश कर लिया, इतना आसान सा क्वेश्चन था हमारा। तो अगला और भी आसान क्वेश्चन हमारे सामने है। पहले क्वेश्चन का ये हमारा सेकंड पार्ट है। हमको ये इक्वेशन दी गई है, इसको सॉल्व करना है। जाहिर सी बात दिख रहा है ये सी एफ पी आई का क्वेश्चन है, बिकॉज ये डी वगैरह की इक्वेशन हमको पहले ही दे दी। तो हम इसमें क्या करते हैं? हम करते हैं सॉल्व इसको। हम सबसे पहले अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, राइटिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो कि होती है हमारी एफ ऑफ डी इज इक्वल्स टू 0, जिसमें एफ ऑफ डी हमारी ये वाली चीज़ होती है, मतलब डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3d प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो d माइनस 2 और d माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो d की वैल्यू आ गई 2,3। अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। तो फाइंडिंग सी एफ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। रूल्स आपको पढ़ाए थे, जब टू डिफरेंट रूट्स हो, रूट्स कैसे हो? डिफरेंट हो, तब आपका सी एफ क्या होता है? सी एफ होता है आपका c1 इंटू ई की पावर ए एक्स, पहला रूट एक्स प्लस दूसरा रूट एक्स। तो c1 ई की पावर 2x प्लस c2 ई की पावर 3x। बिल्कुल आसान से निकल आया। फिर क्या करते हैं? टू फाइंड पार्टिकुलर इंटीग्रल, पी निकालते हैं क्वेश्चन में। पी कैसे निकालते हैं? पी क्या होता है हमारा? पी आई इज इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन एफ ऑफ डी। ये तो हमने पढ़ रखा था, जिसमें हमारा क्यू क्या होता है? ये होता है। एफ ऑफ डी हमारी यही इक्वेशन होती है, ये तो पढ़ रखा है। ये पी आई की वैल्यू जो है, तो इधर से हमारा पी आई क्या निकल आएगा? क्यू क्या दिया है हमको? 4 ई की पावर एक्स, 4 ई की पावर एक्स प्लस 5 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6। इन दोनों को सेपरेट लिख लेते हैं। 4 ई की पावर एक्स अपॉन डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 प्लस 5 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, जब ई की पावर 1x लिखा हुआ है ये सबको पता है, और जब ई की पावर x वाला केस होता है और जब हम पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं तो हम पुट क्या करते हैं? पुट d इज इक्वल्स टू a करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इधर a की वैल्यू 1 है, ई की पावर में क्या है? 1 है। तो d की जगह मैं हर जगह क्या पुट कर दूंगा? 1 पुट कर दूंगा। सब कुछ वन शॉट में अच्छे से पढ़ रखा है। बट इधर क्या मैं पुट करूंगा? इधर तो कोई केस ही नहीं है, ना x है, ना sin x है, ना cos x है, कुछ नहीं है। तो मैं इसको सिंपली लिख देता हूँ क्या? e की पावर 0x तो लिख सकता हूँ, e की पावर 0x तो 1 होता है। तो इधर मुझे a की वैल्यू क्या मिल गई? 1 मिल गई। जैसे हम पुट करते हैं ना, पुट d इज इक्वल्स टू a, जहाँ पे e की पावर कुछ ax होता है, इस वाले a को, तो e की पावर 0x, इस बार d की जगह 0 पुट कर देंगे। तो दोनों केस कैसे सॉल्व होंगे? ये आएगा 4 e की पावर x, d की जगह 1 पुट किया तो 1 माइनस 5 इंटू 1 5 ही बनेगा, प्लस 6 प्लस 5 e की पावर 0x 1 ही होता है, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। इधर 0 पुट किया, इधर 0 किया, सिर्फ इधर क्या बचा हमारा? 6 बचा, तो सिंपली 6 लिखा। तो ये हमारा क्या आ गया? देखो 1 माइनस 5 माइनस 4 प्लस 6 क्या बन जाएगा? प्लस 2 बन जाएगा। तो ये बचेगा 4/2 ई की पावर x प्लस 5/6, जो कि बना हमारा 2 ई की पावर x प्लस 5/6। लास्ट में हम क्या लिखते हैं? कंप्लीट सॉल्यूशन। तो हम लिखेंगे COMPLET, कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है? y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। कोई दिक्कत नहीं, सी एफ निकल के आ चुका है ये, तो ये क्या आ जाएगा? C1 ई की पावर 2x प्लस C2 ई की पावर 3x प्लस पी आई ये निकल के आया, तो इसको मैं लिख दूंगा 2 ई की पावर x प्लस 5/6। तो ये सी एफ प्लस पी आई वाले क्वेश्चन का बिल्कुल प्रेम से जो हमारा आराम से सॉल्यूशन निकल आता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा।
तो पहले क्वेश्चन का ए एंड बी पार्ट इतनी जल्दी हमने फिनिश कर लिया है, आप इसको देख सकते हैं। अब आ जाते हैं अगले पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट पर। चलिए, तो क्वेश्चन 2 मैंने आपके सामने ले लिया है। इस क्वेश्चन में आप देखो 70-80% बच्चों को बहुत दिक्कत जाने वाली है। पहले आप दिमाग लगाओ कि इसको किस मेथड से सॉल्व करोगे। क्या आप इसको डायरेक्ट सी एफ एंड पी आई रूल से सॉल्व कर सकते हो? तो आंसर इज नो, बिकॉज हमने पढ़ा था कि सी एफ एंड पी आई में हमारे कॉन्स्टेंट कोफिशियंट होते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स ये सब नहीं होता। इसकी जगह 2 3 5 कुछ दिया होता, मल्टीप्लाई होता, हम कर लेते सॉल्व। तो ये इससे तो नहीं होने वाला। अब हमको लग रहा है यार यूनिट 2 में हमने बहुत से मेथड्स पढ़ रखे हैं, चेंजिंग ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सब मेथड्स जो है हमने पढ़ रखे हैं। तो इसमें से कौन सा लगेगा? तो देखो ये मेथड्स अगर क्वेश्चन में आते तो आपका लिखा आता है किस मेथड से सॉल्व करना है, बट इधर कुछ भी नहीं दिया, इससे भी नहीं लगना है। अब याद करो, अगर किसी ने भी एक मेथड पढ़ा हुआ है कॉचीज, CAUCHYS, कॉचीज होमोजीनियस, होमो बस लिखा है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें एक रूल होता है, कॉची फॉर्मूला होता है, जब भी याद रखना, जैसे ये डी स्क्वायर लिखा हुआ है, डी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है सिंपल, मतलब डी 1 लिखा हुआ है, और सिंपल एक्स की पावर भी 1 है। मतलब अगर जो आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट और उसके साथ मल्टीप्लाई में एक्स की पावर जब भी सेम हो, वो क्वेश्चन हो जाता है आपका कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इधर इसका नोट लिख लो हमेशा, एक्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट एंड एक्स की पावर सेम हो, जब भी क्वेश्चन में सेम हो तो किसका सवाल है? कॉची का सवाल है। ये आपका यूनिट 1 में ही आता है, यूनिट 2 से नहीं होगा, ये CFPI से ही होगा बस। बट इसका एक लिखा हुआ मेथड है, बिल्कुल फिक्स तरीका है। इसमें बिना बिल्कुल आंख बंद करके आपको लेट करना पड़ता है, x = e⁻z। आप लिखेंगे लेट बाय कॉचीज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लेट x = e⁻z, बिल्कुल लेट करना ही करना पड़ेगा। आगे तो इधर से एक और नई चीज़ आ जाएगी, अगर आप दोनों साइड लॉग लेंगे तो log x = आपका क्या आ जाएगा? सिंपली z आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, एक हिंट इस क्वेश्चन में और रहती है, इन टाइप के क्वेश्चन में तो लॉग जरूर देखने को मिलता है, नेसेसरी नहीं है मिलेगा, बट चांसेस रहते हैं कि मिलेगा। तो जब आपने दोनों साइड लॉग लिया तो देखो इधर log x आ गया, e⁻z का जब आप लॉग लेंगे तो log e⁻z सिंपली z बन जाता है, आपको इतना पता होगा। ये पहली चीज़। दूसरी इसमें क्या लिखनी होती है हमको, अगर x और dy/dx इसको आप कैपिटल डी लेट करते हैं, पहली चीज़। वहीं पे अगर आपको लिखा आ जाए x² dy/d²/dx², ऐसी चीज़ लिखी आ जाए तो आप इसको क्या लेट करते हैं? इसको आप d × d-1 लेट करते हैं, मतलब d² - d बन जाएगा सिंपली। वहीं पे आपका x³ और d³ लिखा होता, क्योंकि d और x की पावर सेम रहने वाली है, इसको आप लेट करते हैं d-1 d-2, इस तरीके से आप लेट करते जाएंगे आगे तक। अभी हमको 2 और इस पावर बस का काम है, मतलब अभी हमको 3 पावर का जो है कोई भी काम नहीं है। तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ? सिर्फ इतने से तरीके से मैं क्या लिखूंगा, तो देखो y सब में से आप कॉमन हटा सकते हो। जैसे ये मेरी इक्वेशन क्या बनी, x² और d²/dx² +5x और dy/dx, तो dy/dx लिखा, y हटा दिया, +4y का मैंने +4 लिखा, सिंपली y मैंने सबसे जो है ये y इसके बाहर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, = x log x लिखा हुआ है। x को क्या लेट किया है? e⁻z, और log x को क्या लेट किया हुआ है? z अपने आप आएगा, तो ये क्या आ जाएगा? x की जगह e⁻z × सिंपली z। अब ये आपका क्या बनेगा? इसको आप क्या लिखोगे? सिंपली x² d²/dx² को d × d-1, तो मैंने लिखा d-1 +5 x × dy/dx को क्या लिखोगे? x dy/dx को सिंपली d +4 y = e⁻z × z। क्या इस पूरे क्वेश्चन में से x हट गया? हाँ हट गया, z और y में क्वेश्चन बना। और इससे पहले जो जस्ट क्वेश्चन किया था CFPI का, क्या ये उसी फॉर्म में आ गया? हाँ आ गया। अब इसको बिल्कुल आराम से जो है सॉल्व किया जा सकता है, बट अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आगे जाएगी, उसको हम देख लेते हैं क्या आएगी। इसको मैंने थोड़ा और सॉल्व किया, d के अंदर मल्टीप्लाई किया, d² - d +5d +4 और y = z e⁻z को मैं z × e⁻z लिख सकता हूँ। ये मेरा बनेगा d² + 4d + 4 × y = z e⁻z। अब आप क्या लिखेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन अपनी लिखेंगे। हमने लिखी ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो हमारा f ऑफ d को हमको 0 करना है। f ऑफ d क्या है? ये वाली इक्वेशन है, जो कि d² + 4d + 4 = 0। सिंपल CFPI का क्वेश्चन बन चुका है हमारा, बट इस बार x नहीं है, याद रखना y, और ये किसमें? z में फिलहाल बना है। x को हमने इधर से इस मेथड से एलिमिनेट कर दिया है।
तो अब हमारे पास क्या बचेगा इधर से, ये लिखा है आपका d प्लस टू का होल स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो d प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्या आया, इधर से आगे सॉल्व करते हैं अपना, d प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो d की वैल्यू क्या आएगी, -2 दो बार आएगी क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है। अब क्योंकि हमारे सेम रूट्स आए हैं तो हमको क्या करना है, CF लिखना है। CF इज इक्वल्स टू क्या होगा, CF होता है हमारा C1 प्लस C2x और e की पावर ax, जहाँ पे a की आप वैल्यू लिखते हैं। बट क्या ये क्वेश्चन x में है, नहीं, ये क्वेश्चन किस में आपका z में सॉल्व हो रहा है, y और z में। तो क्या इधर x की जगह z लिख सकते हैं, क्या इधर भी x की जगह z लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर मैं सही मायने में CF लिखूँ तो क्या आएगा आपका CF इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2z इंटू ई की पावर a की जगह आप ये जो वैल्यू आती है ये लिखते हैं, क्योंकि सेम वैल्यू है तो e की जगह -2z। क्या CF निकल आया, कोई डाउट था, कोई डाउट नहीं था। अब क्या देखना है हमको, ये सब मैं इधर से फिलहाल हटा रहा हूँ क्वेश्चन से। अब हमको देखना है हाउ टू फाइंड PI, पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालने हैं। PI होता है हमारा Q अपॉन एफ ऑफ डी, सबको पता है। Q क्या है हमारा, Q है हमारा ये पूरा पोर्शन, बट अभी क्या हम x में ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। अभी नया क्वेश्चन हम ये सॉल्व कर रहे हैं, इसमें हमारा z इंटू ई की पावर z है Q, जो कि हमारा आर है, वो LHS साइड, सॉरी RHS साइड है। तो PI क्या निकल आया, Q की जगह z इंटू ई की पावर z अपॉन एफ ऑफ डी क्या निकला मेरा, तो एफ ऑफ डी मेरा d प्लस टू का होल स्क्वायर। ये लिख लो, ये जो इक्वेशन आई थी आपकी, कहाँ गया ये लिख लो, चाहे इसको d प्लस टू का होल स्क्वायर लिख लो, एक ही बात है। तो इसको मैंने लिखा d प्लस टू का होल स्क्वायर। अब क्या मैं क्या करूँगा, देखो जब भी हम देख चुके हैं PI में e की पावर z के साथ कुछ मल्टीप्लाई होता है तो हम e की पावर z को साइड में हटा देते हैं और d की जगह क्या पुट कर देते हैं, d प्लस a, जिसमें आपका a क्या होता है, e की पावर में कितना z लिखा हुआ है, इधर 1z लिखा हुआ है, तो d की जगह हम d प्लस 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे। ये रूल हम सब कुछ पहले पढ़ चुके हैं। तो PI क्या निकला, e की पावर z अपना साइड में हट गया, इसका खेल खत्म, मल्टीप्लाई में एक z बचा तो z अपॉन d की जगह आप क्या पुट कर देंगे, d प्लस 1, क्योंकि e की पावर 1 है। अगर e की पावर 2z होती तो d की जगह आप d प्लस 2 लिख देते, बट अभी हमने क्या लिखा, d की जगह d प्लस 1 और एक 2 पहले से था तो प्लस 2। सबको क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। अब फिर से PI निकाल रहे हैं अपना, तो कितना निकलेगा, e की पावर z तो साइड में ही आ गया है, प्लस z अपॉन d प्लस 3 का होल स्क्वायर, कोई डाउट नहीं। d प्लस 3 को मैं देखो 3 प्लस d लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, एक ही बात है। याद करो ऊपर z है, यही x मान लो z मान लो, सॉल्व सेम तरीके से होगा। जब सिंपल x होता था हमारे सवाल में पार्टिकुलर इंटीग्रल के केस में, तब ये वाली चीज़ जो है हमको ऊपर लेके जानी पड़ती थी। तो PI इज इक्वल्स टू मैं e की पावर z, देखो मैं इससे 3 कॉमन निकाल लूँगा, तो 3 बाहर, स्क्वायर से बाहर कैसे निकलेगा, जैसे 3 प्लस डी का होल स्क्वायर है, तो इसको आप लिख सकते हो 3 बाहर निकालोगे 1 प्लस डी बाय 3 का होल स्क्वायर, और 3 बाहर कैसे निकलेगा, 9 के फॉर्म में निकलेगा। ये बात तो आपको पता होगी, सबको कोई दिक्कत नहीं होगी कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो आप 9 के फॉर्म में बाहर निकालोगे, 3 इधर से कॉमन निकला तो 1 बचा, और d से कॉमन निकाला तो d बाय 3 बचा, और इस ब्रैकेट से बाहर निकाला तो 9 बन के निकलेगा 3 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, e की पावर z इंटू z अपॉन इधर क्या बना 1 प्लस डी बाय 3 का होल स्क्वायर, और नीचे एक 9 बाहर निकल आया। ये मैंने क्यों किया, मुझे 1 प्लस अल्फा कुछ फॉर्म चाहिए होती है, क्योंकि मुझे पता है, आगे बता रहा हूँ क्या पता है। तो PI इज इक्वल्स टू ई की पावर z अपॉन 9, इसको अब मैं ऊपर ले जाऊँगा, फिक्स रूल रहता है जब सिंपल ऊपर z x कुछ लिखा हो तो, या x स्क्वायर लिखा हो, 1 प्लस डी बाय 3, इसकी पावर कितनी, इसकी पावर आप लिखेंगे -2 इंटू z। अब इसको आपको ज़्यादा आगे नहीं खोलना है, इसको e की पावर z अपॉन 9 लिख के सिंपल। अब 1 प्लस, देखो 1 प्लस अल्फ़ा की पावर -2 का फॉर्मूला होता है 1 -2 अल्फ़ा, और आगे पावर बढ़ती जाती है, उस पर हमको मतलब नहीं, हमको सिर्फ 2 टर्म तक खोलना है, 2 तक ही हमारी व्यवस्था बन जाएगी। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, ये अल्फ़ा है d बाय 3, तो 1 प्लस अल्फ़ा की पावर -2, देखो इस तरीके से खुलती है, मैंने इधर लिख रखी है, तो ये 1 माइनस 2d बाय 3 बन जाएगा सिंपली, ये तो समझ गए होगे, और मल्टीप्लाई में z सिंपली, तो e की पावर z बाय 9 1। अब देखो जब z का मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से, तो क्या बनेगा, सिंपली z बना, कोई दिक्कत नहीं। बट जब z का मल्टीप्लाई 2 बाय 3 d इंटू जेड से होगा, तो इस d का मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन। अगर ये डिवाइड में आ जाए तो z का इंटीग्रेशन करेंगे, जो कि आएगा z स्क्वायर बाय 2, बट मल्टीप्लाई में d है तो dz क्या आ जाएगा, सिंपली हमारा 1, z का डिफ्रेंसिएशन तो 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर कहीं हमारा ये
कैसे भी करके डी स्क्वायर जेड स्क्वायर आ जाता। तो 2 बार डिफ्रेंसिएशन करते तो डी स्क्वायर का हम एक बार जब जेड का डिफ्रेंसिएशन करते तो आता डी और जेड स्क्वायर का 2z। जब एक बार डिफ्रेंसिएशन डी स्क्वायर का एक डी यूज़ करते, दूसरा यूज कर लेते तो 2z का डिफ्रेंसिएशन 2 आ जाता। ऐसे ये 2 बार डिफ्रेंशिएट हो जाता। फिलहाल एक बार करते हैं तो सिंपली ये z माइनस 2/3 आ जाएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, क्योंकि ये 2/3 और d और z डी जेड तो 1 हो जाएगा सिंपली। तो ये आ गया हमारा e की पावर z मल्टीप्लाई में z/9 माइनस 2/3 e की पावर z। ऐसे लिख लो या फिर इसको इसी स्टेप में रहने दो। फाइनल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, फाइनल सॉल्यूशन याद रखना, इसको इधर मत छोड़ देना, y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई लिखोगे। तो आप क्या लिखोगे, सी एफ कहाँ निकल के आया हमारा c1 प्लस c2z ई की पावर माइनस 2z और प्लस पी आई क्या निकल के आया, पी आई यही वाले स्टेप का हम मान के लिख दे रहे हैं, ई की पावर z/9 और z माइनस 2/3। एक स्टेप मैं नहीं लिखूंगा, आपको इसके बाद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन हमारा क्या z में था, नहीं x और y में क्वेश्चन था। तो आपको जहाँ जहाँ भी z लिखा हुआ है उधर क्या लिखना है, z की जगह log x लिखना है। मतलब ये आपका क्या आएगा, c1 प्लस c2 log x, क्योंकि z नहीं, z की जगह log x आएगा। e की पावर माइनस 2 log x प्लस इधर भी e की पावर जहाँ जहाँ z है, ऐसे e की पावर z को आप अगर log x लिखेंगे तो e की पावर log तो सिंपल x हो जाता है, तो ये सिंपल आपका प्लस में x/9 बनेगा। z की जगह आप log x लिखेंगे, माइनस में 2/3, जो भी आएगा ये आप आराम से कर सकते हैं, ये बेसिक चीज़ें हम नहीं करेंगे इधर। तो इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एंड पैटर्न मैंने बता दिया कि सिंपल कांस्टेंट कोफिशिएंट होते तो आप कैसे करते इसको सॉल्व, डायरेक्ट CFPI लगाते, बट उससे नहीं होगा। सेकंड नंबर पे यूनिट 2 के जो रूल्स थे वो लिखे आते, कुछ अलग से दिया भी नहीं था। तो इसमें फर्स्ट यूनिट की कुछ तिगड़म लगनी थी। फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ रखा है कॉचीज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसने ना भी पढ़ा हो, मैंने वन शॉट में कवर ये टॉपिक नहीं किया था तो अभी पढ़ लिया डिटेल में। इस तरीके से आप ये वाले क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन का जो बी पार्ट है वो मैंने बोला था सीरीज सॉल्यूशन वाला, जो कि लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व होना है। इसको मैं जस्ट स्किप कर रहा हूँ बिकॉज बहुत लेंथी क्वेश्चन है एंड ये सबके बस का नहीं है फिलहाल, तो इसको हम स्किप कर देते हैं, इनरेलीवेंट है हमारे लिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं अपने। अगला क्वेश्चन जो हमारा आया था वो था वेरिएशन ऑफ पेरीमीटर का। सिंपल सा क्वेश्चन था, बट बहुत लोगों से ये सिंपल क्वेश्चन भी नहीं बनता है। एंड इस पैटर्न का जो क्वेश्चन है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10ax, ये आप नोट कर लो, ये कई बार रिपीट होता है। एक ही जगह कई बार 2 लिख के आ जाएगा, जैसे 4 लिखा आया तो 4 मतलब 2 का स्क्वायर, तो इधर ये लिखा सकता है। वहीं पे इधर 10 एक ही जगह सिंपल 10 2x लिखा जाएगा, तो एक ही जगह 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। बट इस बार क्वेश्चन जनरल आया है कि ए स्क्वायर करना है, सॉल्व करते हैं। फिक्स पैटर्न है, किसमें वेरिएशन ऑफ पेरीमीटर में सॉल्व किया। स्टार्टिंग करना है ऑक्सिलरी इक्वेशन से, फिक्स है। अगर आपने मेथड ना पढ़ा हो तो आप डायरेक्ट पीआई की मत देखो, पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके आओ। वन शॉट देखो, यूनिट 1 2 एंड यूनिट 5 के मैंने बनाए हुए हैं। यूनिट 3 जो है आपका उसका थोड़ा डिले हो गया है, कोशिश करूंगा मैं अगर आज ला पाता हूँ तो उसको अपलोड करूंगा। तो इसको देखो आप, वेरिएशन ऑफ पेरीमीटर जो कर रहे हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन कर रहे हैं, तो आपको ये एफ ऑफ डी इज इक्वल्स टू 0 करते हैं तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिंपल 0, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर लिखोगे तो डी की वैल्यू क्या आएगी 0 प्लस माइनस आयोटा ए। किसी को कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इधर आयोटा कैसे आया ये आपको खुद पता होना चाहिए। जब माइनस में है अंडर रूट, तो अगर ये मैं रूट हटाता तो क्या ये तो माइनस आता, और माइनस में आपको आयोटा आपके साथ आता है। ये बातें सब पहले भी कर चुके हैं वन शॉट्स में, तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ये किस मेथड का आया मेरा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा नाम का आया कि नहीं आया, जिसमें अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू ए है। कोई अब इतना आपको क्लियर होगा। इसके बाद इस क्वेश्चन में हम निकालते हैं सी एफ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, शॉर्ट में लिखा है। सी एफ कैसे निकलेगा इस क्वेश्चन में, सी एफ होगा आपका ई की पावर अल्फा एक्स और c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। ये होता है आपका, जिसमें अल्फा ये होता है और बीटा जो आयोटा के बाद लिखा होता है, जो कि इधर ए लिखा हुआ है। तो अल्फा तो 0 आया तो ई की पावर 0x तो 1 बन जाएगा, मतलब ये सब इतना लिखने का कुछ मतलब नहीं। c1 कॉस बीटा की जगह ए है, तो सी एफ हमारा क्या आया, c1 कॉस ए एक्स प्लस c2 साइन ए एक्स। इधर तक आपको क्लियर होगा। इसके बाद आप क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, इसका अगला स्टेप होता है COMPLET, कंप्लीट सॉल्यूशन इज, ये होता है आपका y इज इक्वल्स टू a f1x प्लस b
f2x, सॉरी b f2x। तो a इंटू f1x b इंटू f2x ये आपका सॉल्यूशन होता है, जिसमें आपका a f1x क्या होता है, तो ये c1 के साथ मल्टीप्लाई में ये आपका f1 होता है, ये आपका f2 फंक्शन 2 होता है। तो इसमें हमको a और b निकालना है, a और b मिल गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आराम से। a और b निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं अपना a निकालने का फॉर्मूला, आपको याद होगा शायद, a इज इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन, और माइनस नहीं, यहाँ प्लस ही होता है, f2x इंटू आर डी एक्स अपॉन f1 डैश f2 माइनस f2 डैश f1। तो देखो ये चीज़ मैं सेपरेट कैलकुलेट कर लेता हूँ आपके लिए, ताकि कोई दिक्कत ना आए। मेरा f1 क्या है, cos ax, f2 है sin ax, a आएगा इधर। तो देखो f1 क्या लिखा मैंने, f1 cos ax, तो f1 डैश क्या हो जाएगा, माइनस a sin ax, इसका जो है डिफ्रेंसिएशन। f2 है आपका sin ax, तो f2 डैश क्या हो जाएगा, a cos ax, इसमें कोई डाउट नहीं। तो f1 डैश इंटू f2 मल्टीप्लाई करना है, f1 डैश इंटू f2, तो ये क्या बनेगा आपका, माइनस a साइन स्क्वायर एक्स, माइनस a साइन स्क्वायर एक्स। और आपको f2 डैश इंटू f1 मल्टीप्लाई करना है, f2 डैश इंटू f1, तो f2 डैश है आपका a cos ax और f1 है cos ax। तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, ये वाली टर्म बनेगी आपकी, पहली ये बनेगी, दूसरी बनेगी a cos स्क्वायर एक्स। अब आपको ये माइनस करनी है नीचे, तो ये मैं माइनस करके दिखा देता हूँ, ताकि हमको कैलकुलेशन लेंदी ना पड़े। पेपर में आप 1 बाय 1 सॉल्व करके पूरा दिखाना। तो ये कैसे माइनस होगी, तो पहला माइनस दूसरा, तो माइनस a साइन स्क्वायर एक्स माइनस a कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस a दोनों से कॉमन आया, साइन स्क्वायर ए एक्स, सॉरी ए एक्स, ए है सब जगह, क्वेश्चन में ए एक्स था, तो साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ए एक्स। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, हटाओ इनको भाड़ में जाने दो, 1, तो 1 इंटू माइनस ए, हमारा माइनस ए आ जाएगा, ये बात आपको बतानी थी। तो ये डिनोमिनेटर की टर्म आपकी क्या आ जाएगी, माइनस ए आ जाएगी, ये बात मुझे को आपको बतानी थी। तो इधर से a इज इक्वल्स टू क्या निकला, f2x हमारा क्या है, f2x है साइन एक्स, तो मैंने लिखा साइन ए एक्स, साइन एक्स नहीं साइन ए एक्स। r क्या है आपका, r होता है जो क्वेश्चन में RHS में गिवन होता है, क्या गिवन है, tan ax, तो मैंने लिखा tan ax अपॉन में, ये सब मैंने सॉल्व करके दिखा दिया पूरा, आप लिख के दिखाएंगे डिटेल में कि f1 डैश f2 क्या है, जो कि आपका माइनस a निकल के आया, तो उसको मैं 1 अपॉन माइनस a जो है डायरेक्ट लिख देता हूँ, माइनस a लिख दिया इंटू डी एक्स, इस तरीके से निकल के आता है। तो ये आ गया आपको 1 अपॉन माइनस a साइन ए एक्स, टेन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए एक्स अपॉन कॉस ए एक्स मल्टीप्लाई में डी एक्स इज टू 1 अपॉन माइनस ए साइन ए एक्स बना साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन कॉस ए एक्स डी एक्स। फिर से बोल रहा हूँ, फॉर्मूला याद कर लो, जब भी इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर एक्स आए, साइन स्क्वायर थीटा आए, तो उसको आप 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 लिख सकते हैं, और ये फॉर्मूला होता है। इधर से आगे आपका माइनस 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस, क्या लिखेंगे आप, ए एक्स को क्या लिखेंगे, कॉस 2 ए एक्स, तो इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ए एक्स, और इसके बाद अगला स्टेप देखते हैं, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस ए साइन स्क्वायर ए एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए एक्स को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एक्स अपॉन कॉस ए एक्स डी एक्स, कोई डाउट नहीं, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस ए आया। देखो 1 को कॉस ए एक्स से डिवाइड करोगे, जब 1 अपॉन कॉस ए एक्स आएगा, तो 1 अपॉन कॉस ए एक्स क्या बनता है, सेक ए एक्स, तो ये सिंपली मेरा सेक ए एक्स बना, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स डिवाइड करोगे तो एक कॉस एक्स बचेगा, सिंपल कॉस एक्स डी एक्स, एक बार इसका इसके साथ किया, एक बार इस वाली टर्म के साथ किया, और ये मल्टीप्लाई में आपका डी एक्स है, तो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस ए। अभी इंटीग्रेशन क्या निकल के आया,
तो sec a ये आपका इसमें प्लस कुछ c1 भी आप जोड़ सकते हैं, इसको हम c3 बोल देते हैं बिकॉज हमने c1 इधर यूज़ कर लिया, c2 इधर यूज़ कर लिया, तो एक कांस्टेंट c3 भी होता है प्लस में। तो sec ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसको याद हो तो अच्छी बात है, log mod ऑफ sec ax प्लस tan ax होता है। और देखो sec x का होता है इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x, बट इधर sec ax है तो और इधर भी ax है, तो एक डिवाइड में भी क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, माइनस cos x का सिंपली sin ax, और क्योंकि मल्टीप्लाई में a है तो एक डिवाइड में भी a आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, ये a इधर से भी बाहर निकालो, इधर से भी बाहर निकालो, और इस a में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस a स्क्वायर बन जाएगा। तो आपकी जो a की वैल्यू है वो क्या निकल के आ गई 1 अपॉन माइनस a स्क्वायर और log mod ऑफ sec ax प्लस tan ax माइनस sin ax। बिल्कुल सिंपल तरीके से आ गई। इसी तरीके से अब हम अपनी b की वैल्यू निकाल लेंगे। b का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो आप आराम से निकाल सकते हो। a की वैल्यू आ गई, सबसे बड़ी चीज़ थी। ऐसी b का फॉर्मूला क्या होता है, b इज इक्वल्स टू होता है माइनस इंटीग्रेशन f1x इंटू आर अपॉन f1 डैश f2 माइनस f2 डैश f1 मल्टीप्लाई में dx। सिंपल होता है, कर लेते हैं सॉल्व। तो b इज इक्वल्स टू निकल आया माइनस f1x, क्या है f1x है cos x, इसको ही माना है f1x, तो ये आ गया cos x, r की जगह tan x है तो tan x रखा, और नीचे ये वाली चीज़ सॉल्व करके वही चीज़ दोनों फॉर्मूले में जो कि सॉल्व करके माइनस a आई थी, तो मैं डायरेक्ट क्यों ना माइनस a लिख दूँ। देखो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो बाहर आएगा आपका 1 अपॉन a इंटीग्रेशन में cos x, tan x को लिखेंगे आप sin x अपॉन cos x, और एक dx भी होगा तो एक dx होगा, cos x से cos x हुआ कैंसिल, 1 अपॉन a इंटीग्रेशन sin x dx, जो कि आपका आया sin x का होता है माइनस cos x इंटीग्रेशन। तो b की वैल्यू क्या निकल के आ गई माइनस 1 अपॉन a और cos ax। ये a भी था मल्टीप्लाई में, a मत भूलना, मैं a बार बार लिखना शायद भूल रहा हूँ, तो आप a लगा लेना। और जब sin ax का इंटीग्रेशन होगा तो माइनस cos ax डिवाइड में एक a और आएगा, तो ये क्या बन जाएगा माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर और cos ax। मेन चीज़ क्या है, छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक मैं कर सकता हूँ जल्दबाजी में, बट कॉन्सेप्ट आपको समझाना मेरा मेन काम है। इधर से आपका b निकल आया। हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होता है, फाइनल सॉल्यूशन तो पहले भी लिख चुके हैं, इधर भी लिख चुके हैं, y इज इक्वल्स टू a f1x b f2x। a निकल आया f1x भी ये है और b भी निकल आया और f2x ये है, तो निकल आएगा। तो फाइनल सॉल्यूशन आ गया आपको y इज इक्वल्स टू a। a आपका इतनी बड़ी टर्म है, मैं इसको अभी फिलहाल लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि जगह की शॉर्टेज है। a इंटू f1x क्या है आपका cos ax प्लस b क्या निकल के आया, b में लिख सकता हूँ, छोटा सा है तो मैं इधर लिख देता हूँ माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर cos ax, और इंटू में क्या आया, देखो b कहाँ गया, b इंटू f2x, तो f2 की जगह sin x लिखना है, तो sin ax। ये बात समझ में आ गई। इधर आपके पेपर में जब आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे जगह होगी तो एक ही जगह ये पूरी टर्म लिख देना। तो ये आपका वेरिएशन ऑफ पेरीमीटर का क्वेश्चन था, देख लो। जिसको कोई डाउट हो इसमें, बहुत छोटा सा प्यारा सा सॉल्यूशन है एंड आपके सामने पूरा किया है, तो आपको कोई डाउट इसमें होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अब चलिए जल्दी से आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बैक टू बैक अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एलिमिनेट द आर्बिट्रेरी फंक्शन f फ्रॉम द रिलेशन। एक रिलेशन दिया है, इसमें एक फंक्शन f है, f के अंदर क्या लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है जो है आपका 1/x प्लस log y, ये लिखा हुआ है। तो ये बोल रहे हैं इस रिलेशन से इस फंक्शन f को हटाओ। f मतलब आपका क्या लिखा हुआ है, f के अंदर जैसे आप f ऑफ x लिखते हैं तो x की जगह f के अंदर इतनी बड़ी चीज़ लिखी हुई है, x और y में कुछ लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो क्या, f ऑफ x, y, इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मोस्ट लोग इसको समझ ही नहीं पाएंगे कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है। तो अगेन इसकी पहचान है, कुछ भी ऐसा आर्बिट्रेरी फंक्शन आ जाए और उसको हटाना पड़े। अगर दो इक्वेशन आ जाए, दो एक साथ इक्वेशन दियो, तो साइमल्टेनियस का कई बार हमारा क्वेश्चन निकल सकता है, साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बट इधर ज़्यादा कुछ हमको डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कोई काम दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो ऐसा क्वेश्चन आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है, याद रख लो, रट लो, चाहे जो समझ लो। बट इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन ना दियो एंड एक आर्बिट्रेरी फंक्शन हटाना हो, तो ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। जिसने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ी है कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ लो इसको कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ किस तरीके से, तो ये इतना बड़ा है, ये है, इसको मैं u मान लेता हूँ, इस u मान लेता हूँ, किसको, लेट u इज इक्वल्स टू 1/x प्लस
log y। क्यों माना? क्योंकि मैं इतनी बड़ी टर्म बार बार लिख नहीं सकता हूँ, बस इसलिए। तो z इज इक्वल्स टू क्या आ गया, वाई स्क्वायर प्लस 2f ऑफ u। यू ना लिख के आप x कॉमा वाई मान लो, तो x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू लिख दो या कुछ भी लिख दो। मेरे को जनरली शॉर्ट में लिखना था तो मैंने लिखा, बिकॉज ये वाली चीज़ मेरे को हटानी है अपना फंक्शन। तो क्या फ़ायदा मैं बार बार इतना बड़ा फंक्शन लिखूं, एंड में ये फंक्शन पूरा कट जाए, कुछ काट पीट के ही तो हटाएंगे इसको, तो इतना बड़ा लिखने का क्या मतलब। तो मैंने ये लिखा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में याद रखना, z जो होता है, तो जब आप डेल z बाय डेल x लिखते हो तो आपका p इज इक्वल्स टू होता है डेल z बाय डेल x, और q इज इक्वल्स टू होता है आपका डेल z बाय डेल y। ये लिखने का एक नोटेशन होता है, आप इस तरीके से लिखते हैं। तो जब आप डेल z बाय डेल x करेंगे अपना, तो कैसा आएगा, तो p इज इक्वल्स टू आपका डेल z बाय डेल x आएगा। ऐसे क्वेश्चनों को x और y में सिंपली पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो, ये आपको आता होगा डिफरेंशिएट करना। तो देखो इज इक्वल्स टू डेल z बाय डेल x, मतलब डेल बाय डेल x हमको किसका करना है, अपने z का। z क्या है हमारा, वाई स्क्वायर प्लस 2 और f ऑफ कुछ फंक्शन u है। क्या y का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो सकता है? नहीं हो सकता, होगा भी तो जीरो होगा। प्लस 2 f ऑफ u का क्या होगा? तो देखो जब भी ऐसा कुछ होता है, f के अंदर कोई चीज़ है, उसका आप किसी अदर चीज़ के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन। तो एक बार तो सिंपल आप लिख देते हैं f डैश u, ऐसे ही करते हैं। जैसे आपका क्या होता है, साइन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है, तो आप क्या करते हैं, एक बार अंदर वाले फंक्शन का कर देते हैं, एक बार बाहर वाले का करते हैं डिफरेंशिएशन। तो ऐसी जो मेरा बाहर वाला फंक्शन है, पूरा फंक्शन, उसका मैंने सिंपल एफ डैश यू डिफरेंशिएशन लिख दिया। अब अंदर वाले फंक्शन का क्या डिफरेंशिएशन होगा, तो क्योंकि मेरा u क्या है, तो u है मेरा 1/x प्लस लॉग वाई। तो अब u का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है मुझे, क्योंकि एक पार्शियल x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो बाहर वाले का तो f डैश लिख दिया। अंदर का क्या आएगा, तो जब आप 1/x का करेंगे तो क्या आपका -1/x स्क्वायर आ जाएगा प्लस लॉग वाई का क्या x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो बात खत्म हो गई। तो इधर से ये p लिखते हैं, आपने डेल z बाय डेल x किया, इसको p लिखते हैं। तो p इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2f डैश u और -1/x स्क्वायर। देखो मैं -x स्क्वायर को इस साइड अगर पहुंचा दूं तो मेरा 2f डैश u की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी मेरी -p(x स्क्वायर। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। 2f डैश u की वैल्यू ली, मैं f डैश u की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो इसको डिवाइड में 2 लिख दूंगा, बट मुझे क्वेश्चन पता है क्योंकि, इसलिए मैंने इधर 2 रखा है। आप अगले स्टेप तक ले जा सकते हैं। अब इसको क्या करना है आगे, सॉल्व। अब हम निकालते हैं q इज इक्वल्स टू होता है डेल आपका z अपॉन डेल y। तो अब जब आप इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पूरे फंक्शन को, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2y प्लस 2f डैश u का क्या होगा, 2 और f का एक बार f डैश u, फिर क्या होगा अंदर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, वो सॉरी डिफरेंशिएशन। 1/x का जो डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 0, और log y का जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो q इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2y प्लस 2f डैश u अपॉन में एक y, तो अपॉन में y। इस y को अगर मैं इधर ले जाऊं तो इसका इधर मल्टीप्लाई होगा और इधर मल्टीप्लाई होगा, तो qy इज इक्वल्स टू 2y स्क्वायर प्लस 2f डैश u। इस चीज़ को मैं माइनस में ले जाऊं तो qy माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2f डैश u। अब सबको लगभग 90% दिमागदार जो लोग हैं उनको सॉल्यूशन दिख गया होगा अपनी आंखों के सामने कि f डैश u की वैल्यू इधर से भी मिल गई, f डैश u की वैल्यू इधर से ही मिल गई, इधर भी 2f डैश u है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इधर भी 2f डैश u है, ये सेकंड इक्वेशन। तो क्या मैं ये दोनों अगर पार्ट बराबर हैं तो ये चीज़ और ये चीज़ भी बराबर होगी, तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारा क्या क्या बराबर होगा, -px स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा -px स्क्वायर इज इक्वल्स टू qy माइनस 2y स्क्वायर। तो जो पॉजिटिव हो वो एक साइड ले जाओ, नेगेटिव हो वो एक साइड ले जाओ, मतलब इसको मैं इस साइड ले जाता हूँ तो मेरा आएगा 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू px स्क्वायर प्लस qy। इधर उधर करके लिख दिया ताकि नेगेटिव टर्म रह ना जाए। तो क्या अब इस मेरी इक्वेशन में आपको कहीं भी वो दिख रहा है, फंक्शन f नहीं दिख रहा, तो यही कुछ काम हमको करना था, एलिमिनेट करना था। तो ये क्वेश्चन फिक्स है, जब भी एलिमिनेट करने का क्वेश्चन आए तो एक बार z को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, एक बार y के रिस्पेक्ट में, दोनों से अपना फंक्शन साइड हटा लेना और उसको इक्वेट करके देखो, इधर भी 2f डैश u है तो ये चीज़, इधर 2f डैश u है तो ये चीज़, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी, आपका f डैश एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये तो हमारा पार्शियल का एक बेसिक सा क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन 4 का बी पार्ट मैंने आपके सामने लिख दिया है, सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन
तो हमको पार्शियल पीडीई मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। सिंपल सी इक्वेशन दे दी है। क्वेश्चन इतने सिंपल ही आते हैं जनरल पेपर में, अनलेस पेपर बहुत ज़्यादा टफ ना आ जाए। ये मॉडरेट पेपर है, ऐसा ही पेपर आपका लगभग 2022 के बाद आ रहा है। देखो 2022 के पहले पेपर भले ही टफ आता था, बट 22 के बाद जनरल जो है मॉडरेट पेपर आता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, दिख रहा है पार्शियल इस टाइप का। जब भी क्वेश्चन देखे पार्शियल का फिक्स है पैटर्न, डेल बाय डेल एक्स को आप डी मानते हैं, वहीं डेल स्क्वायर बाय डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर को आप डी स्क्वायर मानते हैं। तो इधर क्या दिया है हमको, ये वाली चीज़ दी है। सिमिलरली डेल बाय डेल वाई को आप डी डैश मानते हैं, और डेल बाय डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर को डी डैश का स्क्वायर मानते हैं। सब चीज़ें मैंने आपके सामने लिख दी है, जिसने ना भी पढ़ा हो वो भी जो है टॉपिक आराम से समझ जाए। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अपनी इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, जेड में दोनों से कॉमन निकाल लेता हूँ, माइनस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और जेड जो है मैंने बाहर निकाल लिया, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई। डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर, वही इस वाली चीज़ को डी डैश का स्क्वायर। तो मेरा आया डी स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर, और बाहर जेड इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई। अब इसको सिंपल सी एफ एंड पी आई रूल से सॉल्व करते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल वाले। हम लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन। देखो पहले हम एफ ऑफ डी करके लिखते थे ना अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन, इस बार डी और डी डैश दोनों का खेल है, तो इस बार लिखेंगे एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश इज इक्वल्स टू, दोनों की इक्वेशन है, क्या बनी मेरी, डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर। ये मेरी इक्वेशन आई, इसको जीरो करना है। बट एक चीज़ याद रखना, बिल्कुल फिक्स पैटर्न है हमेशा ही, मतलब ये चीज़ करनी है जब भी हम सी एफ निकालेंगे। अब हमको सी एफ निकालना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना हो, अपनी डी डैश की वैल्यू जो है हम 1 पुट करेंगे, ये बात याद रख लेना। कैसे, इधर जो लिखा हुआ है डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर, इसमें हम क्या करते हैं, पुट डी डैश इज इक्वल्स टू 1। ये पैटर्न है, रूल है, याद रख लेना। सबको एंड टाइम पे इसको पता नहीं क्यों भूल जाता है। इधर से आपका क्या आया, एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश को हम जो है जीरो करेंगे, तभी तो हमारे रूट्स निकल कर आते हैं। तो आप क्या करेंगे, डी स्क्वायर माइनस इसकी जगह क्या रख देंगे 1 सिंपली, तो 1 इज इक्वल्स टू 0। तो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो डी की वैल्यू क्या निकल के आ गई, प्लस माइनस सिंपली 1 निकल के आ गई, कोई दिक्कत नहीं। और जब डिफरेंट रूट्स हो तो हम कैसे सी एफ निकालते हैं, जिस तरीके से निकालते थे वैसे ही सी एफ निकालते हैं। मतलब आपकी सी एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं ऊपर लिख देता हूँ, रूट्स डिफरेंट, तो सी एफ इज इक्वल्स टू C1 ई की पावर एक्स प्लस C2 ई की पावर माइनस एक्स। मतलब c की पावर ए एक्स होता है तो एक रूट 1 है, तो c की पावर 1x, दूसरा रूट माइनस एक्स है तो c की पावर C2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा सी एफ निकल आया इस क्वेश्चन का, पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब मेन चैलेंज है इसका पी आई, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल, ये कैसे निकालना है, ये चीज़ हमको जो है PRTCUL है, पार्टिकुलर इंटीग्रल देखना है। तो पी आई का हमेशा फॉर्मूला क्या होता था, Q अपॉन एफ ऑफ डी होता था कि नहीं होता था, बिल्कुल होता था। बट पार्शियल है तो एफ ऑफ डी कोमा डी डैश भी आएगा। डी डैश क्यों आएगा सर, बिकॉज दोनों का काम है, डी है, जब डेल बाय डेल एक्स आए तो डी, और डेल बाय डेल वाई आए तो डी डैश, तो ये रखेंगे। एंड हमारा Q क्या है, एक्स स्क्वायर वाई, तो पी आई क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन, जो इक्वेशन क्या निकल के आई थी हमारी, इधर 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 ये लिखी है एफ ऑफ डी कोमा डी एस, जो कि आई थी डी स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको आपको दिमाग लगा के ही सॉल्व करना पड़ेगा। जब ऊपर एक्स वाई है तो इसका कोई फिक्स रूल नहीं है। जब कुछ साइन एक्स कॉस एक्स कुछ होता तो हम पुट भी करते, जैसे अगर साइन वाई होता तो डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर पुट करते, या ई की पावर ए एक्स होती तो डी की जगह ए पुट करते हैं। बट ऐसी जगह कुछ पुट नहीं करते, तो ऐसी जगह आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। एंड जिसने 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है वो ऐसे क्वेश्चन कर लेगा। कि क्या किया कि मैंने, देखो इधर एक्स स्क्वायर वाई, मैंने इससे क्या कॉमन निकाला, मैंने डी स्क्वायर बाहर कॉमन निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। अंदर क्या बचा मेरा, 1 माइनस डी डैश का स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर। जस्ट मैंने डी स्क्वायर बाहर निकाल लिया कॉमन, तो ये 1 बचा, इसका ये चीज़ बची। अब इसकी पावर 1 है तो इसको क्या मैं ऊपर -1 में ले जा सकता हूँ, बिल्कुल ले जा सकता हूँ। तो इधर से मेरा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई, सॉरी हाँ, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 1 माइनस डी डैश का स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। एंड याद रखना, जब भी कुछ 1 माइनस अल्फ़ा की पावर -1 लिखी हो, 1 माइनस कुछ अल्फ़ा, इसकी पावर -1 आएगी, 1 पावर नीचे थी ऊपर -1 ले गए,
तो ये होता है मेरा 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बढ़ता जाता है, प्लस ही आता है, माइनस नहीं आता। तो इस तरीके से इधर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई, सिंपल है, इंटू 1 प्लस में ये कुछ अल्फ़ा लिखा हुआ है मेरा, देखो 1, जैसे 1 माइनस में कुछ अल्फ़ा लिखा हुआ है, ये भी 1 माइनस में कुछ अल्फ़ा लिखा हुआ है, तो 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर आएगा। तो मैंने लिखा 1 प्लस अल्फ़ा, जो कि अल्फ़ा मेरा सिंपली है डी डैश का स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर। क्या कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। याद रखना डी डैश जो चीज़ है, डी डैश वो आपकी डीलिंग करती है वाई के साथ, और डी जो है वो डील करता है एक्स के साथ, इतना याद रखना। अपॉन में आपका क्या बचा था? एक डी स्क्वायर, तो मैंने सिंपली लिखा डी स्क्वायर। अब मैंने इसको और आगे तक क्यों नहीं खोला, क्योंकि आपको भी पता चलेगा आगे, आप खुद दिमाग लगा लोगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, नहीं तो मैं तो 10 पावर तक कैसे लिख सकता था अल्फा वाले फॉर्मूले से। तो ये आया आपका, देखो एक्स स्क्वायर वाई का एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर वाई, इसका एक बार इसके साथ हुआ, दूसरी बार इसके साथ होगा, प्लस डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई, अपॉन में इसके अपॉन में क्या था? डी स्क्वायर, और इसके भी अपॉन में क्या रहेगा? हाँ, डी स्क्वायर रहेगा। डी स्क्वायर कैसे? जो ये डी, सॉरी ये तो मल्टीप्लाई में था, मतलब नहीं नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक्स स्क्वायर वाई के जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर वाई, और इस डी स्क्वायर को मैंने जो है दोनों के साथ सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इस डी को जो है मैं दोनों के नीचे चाहूँ तो कॉमन भी लिख सकता हूँ ऐसे करके, अगर किसी को दिक्कत हो तो सिंपली पूरे के नीचे लिख दूँ, या फिर उसको मैं सेपरेट करके इधर डी स्क्वायर लिख दूँ। अब देखो जब भी डी का मल्टीप्लाई हो, जैसे ये वाला डी है ये तो डिवाइड में है, तो ये नीचे आ जाएगा एंड इस डी की पावर 4 बना देगा, एंड ऊपर डी डैश का जो स्क्वायर है, डी डैश किसके साथ डील करता है? पहले बता चुका हूँ, वाई के साथ। तो डी डैश स्क्वायर किसके साथ खेलेगा? एक्स स्क्वायर से कोई मतलब नहीं, उसको कांस्टेंट ट्रीट करेगा, वाई के साथ खेलेगा। तो पहले इसका इसमें डी डैश स्क्वायर इंटू वाई, और जब भी डी मल्टीप्लाई में हो तो डिफ्रेंसिएशन करते हैं, मतलब वाई का 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना है, तो वाई का एक बार डिफ्रेंसिएशन तो 1 हो जाएगा, 1 का दोबारा डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। ये बात समझ आती है? अगर मेरा वाई स्क्वायर होता तो इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन 2y, दोबारा डिफ्रेंसिएशन 2 हो जाता, बट ऐसा केस नहीं है, केस ये वाला है। इसका मतलब ये मेरी पूरी चीज़ क्या होने वाली है? 2 बार डिफ्रेंशिएट होकर सिंपली 0 होने वाली है। मतलब अब ये नीचे वाले डी का भी कोई काम नहीं, जब 0 ही हो गई ऊपर की चीज़। वहीं पे इधर जो डी है, डी डैश डील कर रहा था मेरा वाई के साथ, अगर ये कुछ सॉल्व होके आता फिर मैं डी 4 बार नीचे से इंटीग्रेशन करता। अब इधर डी 2 बार डिवाइड में है, डी जो है वो डील करेगा एक्स के साथ, और 2 बार एक्स को इंटीग्रेट कर देगा। अब ये डी मेरा वाई से कोई मतलब नहीं रखेगा, तो एक्स स्क्वायर का इसका क्या मतलब हुआ? एक बार इंटीग्रेशन होगा तो एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा आपका? एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू वाई का वाई रहा, और एक डी, देखो एक डी स्क्वायर में से एक डी इस्तेमाल कर लिया, एक बचा, और एक्स स्क्वायर का जो है आपका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 आ गया। अगला डी यूज़ किया, इसको फिर से इंटीग्रेट किया, तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स की पावर 4/4 इंटू में एक 3 जो है मल्टीप्लाई में पहले ही से नीचे था, इंटू में एक वाई। तो ये क्या निकल के आ गया? क्या निकल के आ गया? एक्स की पावर 4 वाई अपॉन 12। क्या किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, सिंपली 2 बार एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट किया, तो एक्स स्क्वायर जो है एक बार इंटीग्रेशन आया एक्स क्यूब बाय 3, एक्स क्यूब को दोबारा इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4, एक 3 मल्टीप्लाई में था, तो एक्स की पावर 4/12 मल्टीप्लाई में एक वाई आ गया। अब फाइनल सॉल्यूशन लिखते हैं। फाइनल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो y इज इक्वल्स टू सी एफ क्या निकला था? c1 e की पावर x, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x, और प्लस में पी आई हमारा ये निकल के आया x की पावर 4y अपॉन 12। तो इतनी आसानी से जो है हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो सॉल्व हो जाता है। इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं, मुझे लगता नहीं कि कुछ डिफिकल्टी जाएगी। सिंपल सी एफ एंड पी आई के रूल्स हैं, जिसने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ना भी पढ़ा हो तो भी वो अभी समझ गया होगा कि कितनी सिंपल तरीके से पार्शियल डिफरेंशियल हमारा सॉल्व हो जाता है। अब चलिए जल्दी से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करते हैं। क्वेश्चन हम आ चुके हैं आपके सामने 5th क्वेश्चन पर। देखो हम जैसे ही 5th क्वेश्चन निपटा लेंगे तो आपको 8 में से 5 क्वेश्चन तो करने ही होते हैं, तो समझो आपका पेपर लगभग 70 में 70 मार्क्स का एक हिसाब से सॉल्व हो गया। फुल मार्क्स नहीं मिलते मैं मानता हूँ, बट कहीं ना कहीं जो पाँच क्वेश्चन जो हमको करने थे वो मैंने एक पैटर्न से आपको बता दिए कि कैसे सॉल्व करने हैं। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखना, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर लोगे बट उसका पीछे की जो फाउंडेशन नहीं समझोगे या उसकी आइडियोलॉजी नहीं समझोगे तो पेपर में अगर कोई थोड़ा भी घुमा के क्वेश्चन आ गया तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप 1 से 10 क्वेश्चन कर लोगे उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। 2-2 क्वेश्चन हर पैटर्न के करो, जिससे कितना भी घुमा के मैथमेटिक्स का पेपर आ जाए आप सॉल्व कर लोगे। वहीं पे अगर आप, ठीक है चलो ज्ञान बंद करते हैं, सीधा सॉल्व करना चालू कर रहे हैं। y प्लस जेड जो ये आपको दिया है क्वेश्चन सॉल्व करने को,
इसमें कुछ लिखा होता तो और अच्छी बात, बट बहुत लोगों को ये इधर से ही समझ नहीं आता कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है। सब लोग एक बार गैस करना कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, एंड कमेंट जरूर करना कि आपको समझ आ गया था। बट बहुत लोगों को ये समझ नहीं आता कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है ना यार। इसमें कुछ dx दिख रहा है ना dy दिख रहा है ना कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन का दिख रहा है, तो ये कुछ p और q दिख रहा होगा। देखो x y z तो हमेशा हर क्वेश्चन में रहता ही है, बट ये p और q इधर क्या कर रहा है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है आपका, ये पार्शियल का होता है, जहाँ पे p और q आ जाए। इसका पैटर्न नोट कर लो, इसको हम लिखते हैं कैपिटल P, देखना कैपिटल P और एक छोटा p प्लस कैपिटल Q इंटू छोटा q इज इक्वल्स टू r। ये समझ में आ रहा है आपको? मतलब ये आपका कैपिटल P लिखा हुआ है, ये स्मॉल p, ये कैपिटल Q, ये स्मॉल q इज इक्वल्स टू r। इस क्वेश्चन के पैटर्न में क्या लिखा हुआ है, सॉल्व। देखो आप, ये पैटर्न है आपका पार्शियल का, तो आप लिखोगे ऑन कंपैरिजन। जिसने ना पढ़ रखा हो अपना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक, तो अभी के अभी सीखते भी जाओ। तो इस इधर से कंपैरिजन से, ये मेरा कैपिटल P और स्मॉल p लिखा है, कैपिटल Q और स्मॉल q लिखा है, तो कैपिटल P ये हो गया, कैपिटल Q और कैपिटल R ये हो गया। तो इधर से मेरा P निकल के आया y प्लस जेड, जेड अच्छे से बना दूँ। वहीं Q निकल के क्या आया, x प्लस जेड, और R निकल के क्या आया मेरा, x प्लस वाई। इसके बाद अगला स्टेप फिक्स है, ऐसा नहीं है कि कुछ नई चीज़ कर रहे हैं, फिक्स एक चीज़ करनी है। dx अपॉन p इज इक्वल्स टू dy अपॉन q इज इक्वल्स टू dz अपॉन r। ये अगला फिक्स स्टेप है, इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि हमको रटने वाली चीज़ है, सिंपल। तो dx अपॉन p की वैल्यू क्या निकल के आई, y प्लस, ये q आपका जो है कहाँ गया, हाँ कैपिटल वाला q है, ये q है आपका, स्मॉल q ये रहा, कैपिटल Q, कैपिटल P, कैपिटल R। तो dx अपॉन y प्लस जेड इज इक्वल्स टू dy अपॉन x प्लस जेड इज इक्वल्स टू dz अपॉन x प्लस वाई। अब इस क्वेश्चन को देखो, अगर ये आपका सपोज आपकी, अगर एक बहुत आसान क्वेश्चन आता है, एक दफ़ा लेट कर लेते हैं क्या, सपोज आपका क्वेश्चन आता जैसे इधर आप पी क्यू, और पी की वैल्यू आपकी सिंपल हो जाती है x, और q की वैल्यू आपकी सिंपल हो जाती है y, और नहीं कुछ और मान लेते, p की वैल्यू z, q की वैल्यू x और z की वैल्यू आपकी हो जाती y। अगर इस तरीके से हो जाता तो आप लिखते dx अपॉन p की जगह लिखते z इज इक्वल्स टू dy अपॉन q, कैपिटल q की जगह x इज इक्वल्स टू dz अपॉन y। ठीक है, इतना समझ आ गया। एंड इसको सपोज आप एक नए तरीके से कर सकते थे, ये थोड़ा उल्टा आ जाता है यार, मैं क्वेश्चन जो प्लॉट करना चाह रहा हूँ वो सही पैटर्न में बन नहीं रहा है। इधर सपोज x आ जाता, इधर सपोज y आ जाता, ये चीज़ हो जाती, मतलब आपका z के नीचे जो है वो क्या हो जाता, x हो जाता, एंड जो है x के नीचे p की जगह हो जाता आपका क्या, z, एंड q की जगह आपका y रहता। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन सपोज आपका बनता कि कंपैरिजन में आपका क्या आता, p की जगह z, q की जगह y और z की जगह x, तो आप लिखते dx के अपॉन में p में z, इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना था, आप इनमें से कोई भी दो पकड़ते हो, ये वाला या ये या ये, जिससे आप इन दोनों को सॉल्व कर सको। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं dx अपॉन जेड और dz अपॉन x की बात करूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, dx अपॉन जेड इज इक्वल्स टू dz अपॉन x, ये तो लिख सकता हूँ। एंड मुझे पता है मैं x को इधर पहुँचा दूँ, z को इधर पहुँचा दूँ, तो x dx इज इक्वल्स टू z dz। दोनों साइड इंटीग्रेट करूँगा, एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर बाई टू प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। इक्वेशन सॉल्व हो गई आराम से। मतलब अगर मेरी कुछ अभी एक कॉम्प्लेक्स चीज़ इधर बनकर आई है, बट अगर कुछ सिंपल बन के आता जिससे आप कोई भी दो सिलेक्ट कर सकते थे, सपोज y और z में कुछ रिलेशन बनता, एक्स वाई में, एक्स जेड में, कुछ में भी, तो आप दो को, कोई भी दो को लेट करके चूजिंग द फर्स्ट टू लिखते और उसको सॉल्व करके अपना इंटीग्रेट करके निकाल लेते। बट क्या इधर कोई डायरेक्ट इंटीग्रेट होगा, तो आप देख लेना कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बैठेगा। तो एक रूल होता है, क्या रूल होता है कि आपके सामने अगर लिखा हुआ है कुछ ऐसे a अपॉन बी इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू कुछ भी बता दो एक नया शब्द, जैसे w अपॉन और z लिखा हुआ है, तो आप एक चीज़ कर सकते हो, आप लिख सकते हो जैसे इसमें से ये माइनस कर दूँ, a में से मैं x माइनस कर दूँ और b में से मैं y माइनस कर दूँ इज इक्वल्स टू, इनमें से किसी में भी कोई माइनस कर दूँ, x में से w माइनस कर दूँ और y में से z माइनस कर दूँ। मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ अपनी, इसमें कोई वो दिक्कत, इसको कंपोनेंटो डिविडेंडो बोलते हैं शायद, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं है इसका। तो आप इस तरीके से प्लस माइनस कर सकते हो। ये जब थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये पैटर्न इधर भी नोटिस होगा।
मतलब मैं अगर इसमें से ये माइनस कर दूं और ये माइनस कर दूं तो मेरा क्या बनेगा, डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन वाई जेड माइनस एक्स जेड। तो देखो जेड दोनों से कट जाएगा, क्या आएगा, जैसे मेरा वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस जेड लिखा हुआ है, वाई प्लस जेड और एक्स प्लस जेड, इसमें से मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, इसमें से इसको, तो जेड से जेड कट जाएगा, मेरा क्या आ जाएगा, वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, मैं डी वाई माइनस डी जेड कर दूँ ऐसे, किस तरीके से, डी वाई माइनस डी जेड और अपॉन में एक्स प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स से एक्स कैंसिल होगा, मेरे जेड और वाई बचेगा। ये भी करके दिखा देता हूँ, एक्स प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स एक्स कट जेड माइनस वाई जो है मेरा आ जाएगा। अब देखो मैं एक चीज़ भी कर सकता हूँ, मैं वाई माइनस एक्स जो है ये बीच में इज इक्वल्स टू का साइन है, मैं कोई भी दो ले सकता हूँ, तो मैं ऐसे अप्लाइंग सब्सट्रैक्शन ऐसा कुछ आप लिख देना, अप्लाइंग सब्सट्रैक्शन लिख सकते हैं, ये तरीका कर दिया। और इधर देखो x माइनस वाई है, तो मैं इसको माइनस अगर बाहर निकाल दूं, माइनस एक्स माइनस वाई लिख सकता हूँ, मेरा y माइनस एक्स लिखा था, इस माइनस को मैं ट्रांसफर करके इस साइड ले गया, तो इसमें इस माइनस का मल्टीप्लाई किया, तो z माइनस वाई का मेरा क्या बन जाएगा, y माइनस जेड। एंड अब जो मेथड करने वाला हूँ वो आपको सरप्राइज कर देगा, सरप्राइज का नाम ही M2 है। बहुत से लोगों को लगेगा ये बहुत इलीगल या चीटेड फील होगा, बट ये चीज़ होती है, एंड हो सकता है बहुत से लोग आज देख रहे हो। डी एक्स माइनस डी वाई को आप सिंपली डी एक्स माइनस वाई भी लिख सकते हो, और अपॉन में एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू डी वाई माइनस डी जेड को डी वाई माइनस जेड भी लिख सकते हो, और अपॉन में वाई माइनस जेड। क्या कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब देखो जैसे आपका इंटीग्रेशन में लिखा हुआ है डी अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा, सिंपल डी अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा, तो ये क्या आपका लॉग अल्फ़ा आता है या नहीं आता है, बिल्कुल आता है। मतलब डी के अंदर कोई भी चीज़ लिखी हो और वही अपॉन में हो, तो आपका आंसर लॉग के अंदर वो चीज़ आ जाती है। तो डी के अंदर अगर x माइनस वाई है और अपॉन में भी x माइनस वाई है, एंड आप इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो क्या ये भी आपका लॉग मॉड ऑफ x माइनस वाई नहीं आ जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या ये आपका y माइनस डी के अंदर y माइनस जेड, और डिवाइड में भी वही चीज़, डी के अंदर मैं बोल रहा हूँ कोई भी चीज़ है आपकी डी के अंदर है, सपोज आपका कुछ नाम रख, एक इंसान है डी के अंदर, और अपॉन में भी वही इंसान बना हुआ है, और ये इंटीग्रेशन है, तो क्या इसका इंटीग्रेशन लॉग और इसके अंदर ये ह्यूमन आ जाएगा। इससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा डी के अंदर जो है और नीचे वो है, तो ये आपका क्या आ गया, लॉग वाई माइनस जेड। इधर मॉड लगाते हैं हम, और प्लस कांस्टेंट लिखते हैं, पहले बता चुका हूँ, जब ये भी लॉग हो ये भी लॉग हो तो कांस्टेंट भी हम लॉग में ही लेते हैं, जिससे लॉग हट जाए, तो प्लस लॉग सम कांस्टेंट सी। इसको इधर माइनस में लाएंगे तो लॉग एक्स माइनस वाई माइनस लॉग y माइनस जेड इज इक्वल्स टू लॉग सी। लॉग a माइनस लॉग b होता है लॉग a अपॉन b, लॉग a माइनस लॉग b तो लॉग a अपॉन b, x माइनस वाई अपॉन y माइनस जेड इज इक्वल्स टू लॉग c। लॉग से लॉग हट गया, डायरेक्ट काट के दिखाते नहीं है, सीधा आंसर लिखते हैं, x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू c। ये इस क्वेश्चन का जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने अपना अगला क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया है, कोई मुश्किल नहीं था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, एंड ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो अब चलो अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपका पोल्स एंड रेसिड्यू का, वो क्वेश्चन बस हम स्किप कर रहे हैं, बिकॉज स्टार्टिंग में बोला था 16 में से हम 14 क्वेश्चन करेंगे एंड 2 क्वेश्चन स्किप करेंगे, बिकॉज सबने उनका बेसिक्स नहीं पढ़ रखा होगा, तो सबसे वो सॉल्व करते नहीं बनेंगे, एंड थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन आपके सामने लिया है ये है यूनिट 4 फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। एंड जिसने भी ये यूनिट ना पढ़ी हो, कई लोग हैं, मोस्टली लोग हैं जो इसको स्किप करके जाते हैं, बट ये टॉपिक स्किप मत करना। देखो इसमें एक टॉपिक है एनालिटिक फंक्शन, एक टॉपिक है हार्मोनिक फंक्शन, इसकी बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, इसलिए इसको देखना। देखो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है फाइंड ऑल वैल्यूज़ ऑफ के, ये के लिखा हुआ है अगर समझना है, सच दैट फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स कॉस के वाई प्लस आयोटा, ये आई लिखा हुआ है आपका, आयोटा का आई, साइन के वाई इज एनालिटिक। वो कह रहा है के की वैल्यूज़ फाइंड करो जिन जिन वैल्यूज़ पे ये फंक्शन एनालिटिक हो। तो इसमें आपको क्या, अगर आपको पता है एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, ये क्वेश्चन मुश्किल से 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट का है, उससे ज़्यादा का है ही नहीं। तो देखो कोई फंक्शन एनालिटिक कब होता है, तो कोई फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड डिफाइन करते हो u प्लस आयोटा वी के फॉर्म में, u प्लस आयोटा वी, जैसे कुछ है आपका 2xy प्लस 3x स्क्वायर और आयोटा, अगर ये आयोटा लगा हुआ है साथ में प्लस आयोटा 3x स्क्वायर,
तो u आपका ये हो गया, v आपका ये हो गया, आयोटा v लिखा है तो हम आयोटा नहीं लेते, v की वैल्यू हमारी ये हो जाती है। तो ये तो पता होगा कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन a प्लस आयोटा v या u प्लस आयोटा v के फॉर्म में लिखा रहता है, ठीक है। तो अगर फंक्शन f ऑफ z u प्लस आयोटा v लिखा है फॉर एनी कॉम्प्लेक्स फंक्शन, तो अगर इसको एनालिटिक होना है, क्या होना है, एनालिटिक, ये कह रहा है ना कि क्वेश्चन एनालिटिक हो सच दैट क्वेश्चन इज एनालिटिक, के की वैल्यू फाइंड करो, तो आपको u मिल जाएगा और v मिल जाएगा। तो एनालिटिक अगर फंक्शन है तो उसकी दो शर्तें होती हैं, डेल u अपॉन डेल x कर दो, ये बराबर आता है डेल u अपॉन डेल y के, सॉरी डेल v अपॉन डेल y के, u का x में कर दो, v का y में, पार्शियल डिफरेंशिएट बराबर आनी चाहिए। ये पहली कंडीशन हो जाती है। और दूसरी कंडीशन होती है अगर u का y के साथ उल्टा किया, डेल u अपॉन डेल y किया, तो ये इज इक्वल्स टू होगा माइनस डेल v अपॉन डेल x। मतलब अगर अल्टा पल्टी कर दी फंक्शन में, x v के मतलब u को y के साथ डिफ्रेंशिएट किया, v को x के साथ, तो इधर माइनस आता है। ये जो क्वेश्चन होता है आपका, इधर माइनस लिखा हुआ है, एनालिटिक का क्वेश्चन होता है। तो अगर हम इधर से देखें ये क्वेश्चन, तुरंत सॉल्व करते हैं। तो इधर लिखा हुआ है f ऑफ z इज इक्वल्स टू, इस e की पावर x का मैं पूरे में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, e की पावर x और cos के y प्लस आयोटा और e की पावर x साइन के y। इधर से आप एक चीज़ तो समझ गए कि आपका u ये है और v ये है, सो u इज इक्वल्स टू कॉस के वाई। वहीं पे आपका v क्या है, ये वाला फंक्शन आयोटा के साथ जो लिखा है, ये e की पावर x साइन के वाई। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, आई होप। तो ये सब डेल u बाई डेल एक्स निकालना है और डेल v बाई डेल y सब कुछ निकालना है, एक बार दोनों का x के साथ, दोनों का y के साथ। जल्दी जल्दी करते हैं। ये u दिया हुआ है, दूसरा मार्कर यूज़ करता हूँ। डेल u बाई डेल x कितना निकल आएगा, x के रिस्पेक्ट में देखो, e की पावर x का e की पावर x होगा और cos के y का cos के y होगा, क्योंकि x को y से तो कोई मतलब है नहीं। वैसे ही अगर हम डेल v अपॉन डेल y करें, डेल v अपॉन, देखो क्योंकि डेल v अपॉन डेल y करना है, डेल y करें तो क्या आएगा, इसका y के रिस्पेक्ट में e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, साइन के y का क्या आएगा, cos के y। इस चीज़ का जो है x y के रिस्पेक्ट में जो है डिफ्रेंसिएशन है वो आएगा e की पावर x मल्टीप्लाई में k और साइन का क्या हो जाएगा, cos के y। सिंपल, मैंने v का अपना y के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया, डिफ्रेंसिएशन कर दिया। अब मेरे फंक्शन के हिसाब से ये दोनों बराबर होने चाहिए, इन दोनों को बराबर कर देते हैं। मतलब ये चीज़ और ये चीज़ बराबर होनी चाहिए, मतलब मेरा ये चीज़ e की पावर x cos के y इज इक्वल्स टू, ये k लिखा हुआ है, मैं k बाहर लिख देता हूँ, k और e की पावर x cos के y। इधर से डायरेक्ट दिख रहा है k की वैल्यू क्या 1 होनी चाहिए, तभी तो ये दोनों इक्वेट हो सकते हैं। और प्रॉपर सॉल्व करना है तो इसको माइनस में लेके जाओ, मतलब k e की पावर x cos के y, और इस वाले को माइनस में लेके जाओगे तो माइनस e की पावर x cos के y इज इक्वल्स टू 0 आएगा। इस वाले को माइनस में ले गया उस साइड, इस दोनों में ये कॉमन है तो क्या आ जाएगा आपका e की पावर x cos के y और ब्रैकेट में बचेगा k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये चीज़ तो 0 होगी नहीं आपकी e की पावर x, तो आपका k माइनस 1 0 होगा, तो k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो k आपका 1 आ गया। सिंपल है, लेकिन इसको आपको दोनों स्टेप करके दिखाने पड़ेंगे, ये वाला स्टेप भी करके दिखाना पड़ेगा, मतलब आपको डेल u अपॉन डेल y भी करके दिखाना पड़ेगा। तो कहाँ गया मेरा u, ये है तो इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, cos के y का बनेगा माइनस k साइन के y, तो ये आपका आएगा माइनस k e की पावर x वहीं रहेगी और साइन के y। सिमिलरली डेल v अपॉन डेल x किया आपने, उल्टा किया जब, तो डेल v बाई डेल x क्या आया, कहाँ है डेल v बाई डेल x आपका, v ये है तो इसको x के रिस्पेक्ट में किया तो सिंपल e की पावर x का e की पावर x ही रहा और y से कोई मतलब नहीं है तो साइन के y। तो जब आप ये इक्वेट करोगे तो आपको एक माइनस लगाना पड़ेगा, तो चलो माइनस लगा देते हैं। तो इस हिसाब से हमारा माइनस के ई की पावर x साइन के y इज इक्वल्स टू, इसके साथ एक माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस ई की पावर x साइन के y। तो इधर से भी माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो के ई की पावर x साइन के y इज इक्वल्स टू, अभी देखो प्लस बन गया तो इसको मैं इस साइड वापस माइनस में ले आया, तो चलो माइनस में नहीं लाते, इज इक्वल्स टू में ही लिखते हैं ई की पावर x साइन के y। अब सिंपल दिख रहा होगा, इधर से वापस इसको माइनस लाओ, कॉमन लो, आपकी k की वैल्यू 1 जो है सबको डायरेक्ट विजिबल हो गई होगी। इधर k मल्टीप्लाई है, देखो e की पावर x साइन के y, e की पावर x साइन के y,
तो k की वैल्यू क्या 1 ही होनी चाहिए, तभी दोनों बराबर आएंगे। तो इस तरीके से हमारी k की वैल्यू जो है हमारे एग्जाम में निकल आएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, k की वैल्यू फाइंड करो सच दैट फंक्शन एनालिटिक हो। एनालिटिक फंक्शन की अगर ये बेसिक डेफिनेशंस आपको याद है तो आप इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल इजी 5 मिनट का क्वेश्चन था, मैंने एक्सप्लेन किया इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है। अब चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिया, क्वेश्चन 6 का ए पार्ट। एक एवेल्यूएट करना है हमको इंटीग्रल। इसकी खासियत क्या है, अभी तक हमने बहुत से इंटीग्रेशन किए, सिंगल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, सब कुछ आपने किया होगा। बट इस बार ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है। इसमें क्या दिख रहा है, आयोटा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, ये देखने में टफ लगते हैं बट ये मोस्ट आसान क्वेश्चन होते हैं। देखो आपको डी जेड के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है। आयोटा दिया है मतलब यूनिट 4 फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का ये सवाल है, अच्छी चीज़ है। और ये 3x² + 4xy जो दिया गया हो, ठीक है, हटाओ। इसका इंटीग्रेशन करना है एक्चुअली, डी जेड के रिस्पेक्ट में करना है। अलोंग कर्व y = x²। इसका मतलब है जहाँ जहाँ ये y दिया है वहाँ वहाँ आप x² लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। बट जब भी आयोटा वाले सवाल आएँ तो सिंपल हमारा जो z होता है इसको x + आयोटा y लेट करना होता है। ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का एक रूल होता है। जैसे कुछ लेट करने, जैसे r वेक्टर लेट करते हैं हम 5th यूनिट में, तो xi कैप + yj कैप + zk कैप करते हैं लेट। वैसे ही क्योंकि उधर कैप का काम है तो xyz, वैसे इधर आयोटा का काम है तो हम z एक फंक्शन लेट करते हैं। फिक्स पैटर्न है, याद भी कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स आयोटा वाले इंटीग्रेशन में z = x + आयोटा y लेट किया, तो मेरा डी जेड का वैल्यू चाहिए, तो डी जेड = आ जाएगा dx + आयोटा dy आ जाएगा। ये अगर मैं डी जेड की जगह ये चीज़ रखूँगा तो भी काम बिगड़ेगा। मेरा y = कितना बढ़िया, मेरे को x² दिया हुआ है, तो dy क्या आ गया 2x, x² का डिफरेंशिएशन 2x और एक dx भी आएगा साथ में। तो इधर मैं dy की जगह जो ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो मेरी dz आई dx + आयोटा टाइम्स और dy की जगह 2x dx पुट कर दिया, तो dz आ गया। देखो dx दोनों से मैंने निकाला कॉमन, अंदर क्या बचा 1 + 2x आयोटा या फिर 2x आयोटा और बाहर dx। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना। जस्ट देखो ये लिखा है आयोटा × 2 × x × dx और इधर dx लिखा है, dx दोनों से कॉमन निकाल दिया। कई लोगों को ये शायद अभी समझ ना आया हो तो मैं और अच्छे से लिख देता हूँ इसको, dz = dx + ये जो पूरी चीज़ लिखी है ये लिखी है आपकी आयोटा 2x dx। तो इसको इधर से मैंने क्या किया, dx कॉमन निकाला तो 1 + 2 आयोटा x। अब तो समझ आ गया होगा, 2 आयोटा x जो है मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये क्वेश्चन कितना आराम से सॉल्व हो जाएगा, आप ये चीज़ देखो। मैंने लिखा इंटीग्रेशन, मुझे 0 से 1, अब मेरा सिंपल सिर्फ d जो क्वेश्चन है डी जेड का वो मेरा dx में कन्वर्ट हो गया, मतलब 3x² + 4xy। ये देखो लिमिट x और y दोनों की दी थी मेरे को 2 बार, बट मैं लिमिट एक बार लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इस y को सिंपली x से रिप्लेस कर दूंगा। 3x² + 4xy है तो 4x और y की जगह भी मैं y² लिख सकता हूँ तो x²। तो ये मेरा 4x³ बन जाएगा क्या, तो +4x³ + आयोटा x² तो + आयोटा x²। तो हमको ऐसे ही लिखना पड़ेगा इनटू dz है, जो dz की जगह मैं क्या ये वाली चीज़ रखूँगा पूरी, 1 + 2 x चेन्नई एक्सप्रेस। तो 1 + 2 आयोटा x आपने लिखा और इधर एक dx था तो आपने dx लिख दिया, कोई दिक्कत है। सिंपल हमने dz को जो है अपने dx के टर्म्स में लिखा और इसको 0 से 1 इंटीग्रेट कर दिया। अब ये क्या पूरा क्वेश्चन x में आ चुका है, अब इसको आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता मुझे इसको दोबारा अब सॉल्व कराने की भी ज़रूरत है। इंटीग्रेशन 0 से 1, क्योंकि ये 1 है, इस 1 का जब इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 3x² + 4x³ + आयोटा x² प्लस जब 2 आयोटा x का 3x² में होगा तो बनेगा 6 आयोटा x³ प्लस 4x³ का 2 आयोटा x में होगा तो बनेगा 8 आयोटा x⁴ प्लस आयोटा x² और आयोटा 2x का मल्टीप्लाई बड़ा ही अमेजिंग होने वाला है, आयोटा x² और ये मल्टीप्लाई का साइन है और इसमें आयोटा कहाँ गया, हाँ आयोटा x² और 2 आयोटा x, तो 2 आयोटा x। तो ये आपका क्या बनेगा, आयोटा और आयोटा बनेगा आयोटा स्क्वायर, एक 2 आ जाएगा और x और इसका x³। तो याद रख लेना एक चीज़ इधर से, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अब मैं डेरिवेशन नहीं कराने वाला हूँ कि ये कैसे होती है, चलो करा देता हूँ। तो आयोटा की वैल्यू √-1 होती है, दोनों साइड स्क्वायर किया तो
तो आयोटा स्क्वायर अंडर रूट माइनस वन का स्क्वायर -1, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आपकी होती है। तो ये हम इधर पुट करेंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर एक्स क्यूब, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ -2x³ बिकॉज आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो ये आ गया आपका -2 और कहाँ गया, हाँ -2x³। इतने सबका आपको इंटीग्रेशन करना है dx। सबसे घटिया चीज़ क्या है इस क्वेश्चन की, सिंपल dx के रिस्पेक्ट में, वो भी 0 से 1, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन हो गया। चलो आगे देख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 से 1, देखो 3x², क्या x² की और कोई टर्म है इसमें, कोई टर्म नहीं है, तो मेरा बचा 3x² प्लस 4x³, तो प्लस 4x³ है, माइनस में 2x³ है, तो ये मेरा प्लस सिर्फ 2x³ बचेगा, ये लिख दिया। प्लस आयोटा की क्या क्या टर्म्स है मेरी, आयोटा x², 6 आयोटा x³ और ये 3 टर्म है, तो इनमें मैं एक काम करता हूँ, प्लस आयोटा इसमें सेपरेट लिख देता हूँ बाहर, और अंदर क्या बचेगा x² 6x³ 8x, x² तो x² प्लस 6x³ प्लस 8x4, और सिंपली dx का इसमें टोटल में इंटीग्रेशन कर देना है। जस्ट मैंने आयोटा सबसे बाहर निकाल के आयोटा की टर्म्स कॉमन लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 3x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3x³ 2x³ का क्या होगा 2x⁴/4, और इसकी लिमिट 0 से 1 हो जाएगी ऐसी, प्लस इसकी लिमिट क्या होगी, प्लस आयोटा का आप आयोटा रखोगे, और इसमें x² का x⁴/3 प्लस 6x³ का आ जाएगा 6x⁴/4, 8x⁴ का आ जाएगा 8x⁵/5, 0 से 1। अब ये लिमिट रखने में क्या कोई दिक्कत है, हो सकता है कुछ भी आंसर आए। ये सपोज XYZ सपोज 100 आ रहा है, मुझे नहीं पता कितना आ रहा है, सपोज ये 100 आ रहा है, 100 तो नहीं आएगा, सपोज कुछ भी आ रहा है, ये 100 आ रहा है, तो 100 प्लस एक आयोटा लिखा है तो आपका बीच में आयोटा, और ये मान लेते हैं 200 आ रहा है, ये आ नहीं रहा है, ये आंसर गलत लिखा है मैंने। जो भी आएगा 0 से 1 तो रखना है, तो आप आराम से लिमिट रख के कैलकुलेट कर लेंगे, बट आपका कुछ आंसर मतलब इस तरीके से आएगा, कुछ a प्लस आयोटा b की फॉर्म में फाइनल आंसर निकल आएगा, आप निकाल सकते हैं। तो ये हमने अगला क्वेश्चन है बहुत शॉर्ट तरीके से देख लिया है कैसे सॉल्व करना है। तो ये हम क्या फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन वाला टॉपिक या क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब जल्दी से आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, तो क्वेश्चन 7 का ए पार्ट लिख दिया है वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन है, एंड जिसने भी वेक्टर कैलकुलस हल्के में पढ़ा है उसको तो ये बहुत कठिन लगने वाला है, बाकी ये मोस्ट आसान क्वेश्चन है। जिसने 1-2 इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी वो समझ सकता है कि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एक मजाक है। इनने बोला है आर वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इन स्पेस, स्पेस में कोई भी पॉइंट का आर जो है पोजीशन वेक्टर है, मतलब इसको हम xi, yj और zk लेट कर लेते हैं जनरली। देन प्रूव दैट आर वेक्टर डॉट आर की पावर n, ये डॉट नहीं है, डायरेक्ट भी इसको ऐसे लिख सकते हो, आर वेक्टर इंटू आर की पावर n इज इररोटेशनल। तो जब 1 शॉट पढ़ाया था तो 10 बार बताया था कि कहीं भी किसी चीज़ को इररोटेशनल प्रूव करना हुआ करे उसका कर्ल 0 कर दो। जैसे कोई भी चीज़ a है, मैंने इसको a वेक्टर माना इज इक्वल्स टू आर वेक्टर और r की पावर n, इसको अगर इररोटेशनल प्रूव करना है इस a को, तो मुझे सिंपली डेल क्रॉस a, मतलब डेल इंटू आर वेक्टर और r की पावर n जो है इसको क्या प्रूव करना पड़ेगा 0। किसी भी चीज़ का कर्ल आप 0 प्रूव कर दो वो आपका इररोटेशनल प्रूफ हो जाता है। तो एक कुछ बेसिक चीज़ में बस इसमें गड़बड़ हो सकती है आपसे, अगर आप प्रूफ करने जाएंगे वो क्या क्या चीज़ें देख लो। हम एक जनरल आर वेक्टर क्या मानते हैं, xi, yj, zk। किसी भी वेक्टर का इनका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, मॉड ऑफ आर वेक्टर कैसे लिखते हैं, अंडर रूट x² प्लस y² प्लस z², सबको पता होगा। दोनों साइड में स्क्वायर कर दूँ तो इस साइड बनेगा r का स्क्वायर, इस साइड रूट हट जाएगा, तो r² इज इक्वल्स टू x² प्लस y² प्लस z²। ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ये इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, पूरे चैप्टर में हर जगह काम आती है आपको, एक जनरल चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ इधर। अब देखो मैं पूरे में अगर x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दूँ तो मेरा क्या बनेगा, जैसे r² का मैंने x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करा तो मेरा बनेगा r² का 2r और फिर डेल r अपॉन डेल x, बिकॉज r तो x के रिस्पेक्ट में होगा नहीं, तो r² का 2r और डेल r अपॉन डेल x इज इक्वल्स टू x। इस पूरे का जब मैं x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा तो x² का बनेगा 2x, y² का 0, z² का 0, सबका 0 हो जाएगा। तो ये मेरा इतना बना, 2 से 2 कट गया, इस r को मैं ले जाऊंगा डिवाइड में, तो डेल r बाय डेल x कितना आ गया, x बाय r। समझ गए ये चीज़।
डेल आर बाय डेल एक्स आ गया एक्स बाय आर। इसी तरीके से डेल आर बाय डेल वाई आ जाता है वाई बाय आर। आप वाई के रिस्पेक्ट में करके देख लो, डिफ्रेंसिएशन सब कट पिट जाएगा। और डेल आर बाय डेल जेड जो है वो आ जाता है जेड बाय आर। अगर आपको ये बेसिक चीज़ क्लियर है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकते हो। तो चलो उसको देखते हैं। हमको क्या प्रूव करना है, इस वेक्टर का जो कर्ल है वो जीरो है। कर्ल अगर जीरो प्रूव कर दिया फिर तो खेल खत्म, आराम से हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो इसको मैं कैसे प्रूव करूँगा, तो मेरा आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है मेरा एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। तो आर वेक्टर में अगर आर की पावर एन का मल्टीप्लाई करूँगा, इनको चाहिए इधर भी सब जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा, आर की पावर एन इंटू मल्टीप्लाई में एक्स आई कैप प्लस आर की पावर एन वाई जे कैप प्लस आर की पावर एन जेड के कैप। कुछ नहीं किया, एक्स के साथ भी आर की पावर एन, वाई के साथ भी आर की पावर एन, जेड के साथ भी आर की पावर एन का मल्टीप्लाई कर दिया। इस चीज़ को ही तो रोटेशनल प्रूफ करना है। इसका जल्दी से कर्ल ले लेता हूँ। तो कर्ल क्या होगा, कर्ल जीरो करना है तो डेल क्रॉस और आर वेक्टर आर की पावर एन इज इक्वल्स टू, कर्ल कैसे लेते हैं, सबसे पहले आई कैप फिर जे कैप फिर के कैप लिखते हैं, फिर इधर डेल वाई डेल एक्स लिखते हैं, इधर डेल वाई डेल वाई लिखते हैं, इधर डेल वाई डेल जेड लिखते हैं। और जिसका प्रूफ करना हो उसका उधर एक्स वाई जेड कंपोनेंट लिखते हैं। तो इसका जो प्रूफ करना है उसका एक्स कंपोनेंट ये है, वाई कंपोनेंट ये है, जेड कंपोनेंट ये है। तो ये आ गया हमारा क्या, आर की पावर एन एक्स, आर की पावर एन वाई, आर की पावर एन जेड। अब इसको सिंपली सॉल्व कर देते हैं और इसको जीरो प्रूफ कर देते हैं। जीरो कितनी आराम से प्रूफ होगा देखो, जैसे सबसे पहले हम आई वाले का करेंगे, आई और आई के साथ ये कॉलम ये रो हाइड करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई होगा डेल वाई इसका माइनस इसका। तो ये क्या आ गया, डेल वाई और मल्टीप्लाई में आर की पावर एन जेड माइनस क्या आ गया, डेल जेड और आर की पावर एन वाई। इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो वाई। अगर देखो मैं सिर्फ आई कंपोनेंट माइनस जे कंपोनेंट भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। कैसे, जे में ये कॉलम ये रो हाइड हो जाएगी तो डेल वाई डेल एक्स और आर की पावर एन जेड, ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए, माइनस डेल वाई डेल जेड इसका और इसका होगा तो आर की पावर एन और इधर आ जाएगा एक्स प्लस के कैप। ठीक है, के कैप के साथ ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल वाई डेल एक्स आर एन वाई, तो डेल वाई डेल एक्स आर की पावर एन वाई माइनस डेल वाई आर की पावर एन एक्स डेल वाई है। वो सब आप समझ लेना, मैं सिर्फ एक बॉक्स सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। मुझे ये पूरा जीरो प्रूफ करना है। चलो मैं सिर्फ इतना पोर्शन ले रहा हूँ, जैसे ये जीरो आएगा ये भी जीरो आएगा ये भी जीरो आएगा, खुद सॉल्व करके देख लेना किस तरीके से। ये चीज़ मैंने अंदर की सॉल्व की। तो देखो वाई के रिस्पेक्ट में मैंने क्या किया, मैंने किया इसका डिफ्रेंसिएशन। तो आर की पावर एन का डिफ्रेंसिएशन इस वाली टर्म को मैं ले रहा हूँ। देखो किस, एक सेकेंड, इस चीज़ को मैं ले रहा हूँ। सबसे पहले आर की पावर एन को मैंने वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आया, एन आर की पावर एन माइनस वन। यही तो होता है मेरा जब मैं डिफ्रेंशिएट, जैसे एक्स की पावर एन को डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाता है, वही हो गया। इनटू क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में है तो एक डेल आर अपॉन डेल वाई मेरा बच जाता है। जब मैं अगर इसको आर की टर्म में डिफ्रेंशिएट करता तब ये नहीं आता, बट वाई के टर्म में कर रहे हैं। और मल्टीप्लाई में क्या है मेरा, एक जेड है। और पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो वाई वाली चीज़ को जेड से कोई मतलब नहीं है, वाई वाले को आर से क्यों मतलब है, क्योंकि आर में कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ जो है मेरा वाई है, इसीलिए। या फिर आर में देखो जैसे आर की वैल्यू ही है तो इसमें कहीं ना कहीं छुपा हुआ वाई है, इसीलिए इसको वाई से डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली। तो इसकी वैल्यू ये आ गई। डेल आर अपॉन डेल वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर से देखो सिंपली वाई अपॉन आर लिख सकता हूँ, ये मैंने सॉल्व करके दिखाया है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू एन आर की पावर एन माइनस वन इंटू वाई अपॉन आर लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई में आ गया जेड। ठीक है, माइनस ये वाली टर्म भी ऐसी की मैंने, जेड के रिस्पेक्ट में आर की पावर एन वाले का किया तो एन आर की पावर एन माइनस वन, और मेरा बचेगा इधर डेल, और किस चीज़ में था, हाँ डेल आर अपॉन डेल जेड मल्टीप्लाई में एक वाई। तो ये देखो एक आर नीचे है, ऊपर आर की पावर एन माइनस वन है, एक पावर और कैंसिल हो जाएगी आर की पावर एन माइनस टू, तो एन आर की पावर एन माइनस टू मल्टीप्लाई में वाई इंटू जेड हो गया, माइनस एन आर की पावर एन माइनस वन। डेल आर अपॉन डेल जेड को क्या लिख सकता हूँ, जेड अपॉन आर
इधर से बताया था कैसे लिख सकते हैं। तो ये जेड बाय आर हो गया, इस आर से एक पावर फिर कैंसिल हो जाएगी, तो एक आर को मैं एन माइनस 2 लिख सकता हूँ, एक पावर फिर कैंसिल हो जाएगी और मल्टीप्लाई में एक वाई बचेगा। तो आप एक चीज़ देखो, ये क्या लिखा है, एन, ये भी एन, आर की पावर एन माइनस 2, आर की पावर एन माइनस 2, ये वाई जेड, ये जेड वाई, मतलब एक ही चीज़ है। तो ये कैंसिल होकर क्या बन गया, जीरो बन गया। मतलब मैंने ये इन दो टर्म को जो माइनस में थी माइनस किया आई कैप के अंदर, ये मेरी क्या हो गई, कट पिट के जीरो हो गई। ऐसे इसको आप पूरा सॉल्व करके दिखाओगे जीरो हो जाएगा, इसको सॉल्व करके दिखाना जीरो हो जाएगा। अभी क्यों टाइम वेस्ट करें, जब एक तरीके से बता दिए सारे वैसे ही हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो है, ये आपने डेल क्रॉस ये निकाला था, तो आप लिखेंगे सिंस डेल क्रॉस और आर वेक्टर आर की पावर एन इज इक्वल्स टू जीरो, हैंस इट इज इररोटेशनल। सिंपल तरीके से लिख देंगे। तो क्वेश्चन 7 का ए पार्ट बिल्कुल सिंपल तरीके से प्रूफ हो चुका है। अब इसका बी पार्ट और क्वेश्चन 8 तो बस करना है, देन हमारा क्वेश्चन जो है पूरा पेपर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए इसका हम अपना अगला पार्ट देखते हैं, हमको कैसे सॉल्व करना है। चलिए तो क्वेश्चन 7 का पार्ट बी जो है मैंने आपके सामने ले लिया। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इधर लिखा है फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू जेड आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस वाई के कैप व्हेन इट मूव्स अ पार्टिकल अलोंग आर्क ऑफ अ कर्व। एक कर्व दी है, इतने सब में पढ़ना मत, सीधे बता रहा हूँ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। शब्द नोट करना, जब भी वर्क डन लिखा है, ये वन शॉट में पढ़ाया था, जिसने वन शॉट देखा होगा। वर्क डन का सीधा मतलब है, याद रख लेना, वर्क डन डब्ल्यू डी इज इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रल। बस वर्क डन जहाँ भी पूछ ले आपको लाइन इंटीग्रल करना है, मतलब इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर करना है, कुछ ए से बी तक, बात खत्म। तो क्या हमको डी आर आर दिया गया है, तो क्या डी आर मिल जाएगा। एफ दिया हुआ है तो एफ इधर पुट करेंगे, और लिमिट किया कहाँ से कहाँ तक दिया, फ्रॉम टी इज इक्वल्स टू जीरो तो टी इज इक्वल्स टू 2 पाई। लेकिन यार ये क्वेश्चन बहुत सिंपल नहीं हो गया कि इतना आसान इंटीग्रेशन आपसे कर रहे हैं। खासियत क्या है कि इंटीग्रल तो आप हर एक क्वेश्चन में सॉल्व करते आ रहे हैं, बट सबका इंटीग्रल का कुछ टाइप होता है। कुछ आपसे वॉल्यूम इंटीग्रल करवाता है, कोई कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन करवाता है, कोई सरफेस करवाता है, कहीं गॉस डाइवर्जेंस लगती है। तो इधर हमको ऐसे ही लाइन इंटीग्रल निकालना है। तो इसमें खासियत क्या दी है आपको, ये तो आप निकाल लोगे। एफ इज इक्वल्स टू जेड आई कैप, एक्स जे कैप और वाई के कैप दिया है। तो इसमें एक्स वाई जेड का कहाँ काम है, जब लिमिट भी सब टी से दिया है, सब कुछ टी से ही दिया है, तो आप एक्स वाई जेड का क्या करोगे। तो एक जनरल फोर्स दीजिए, एक जनरल फोर्स दी है, जैसे आर इज इक्वल्स टू हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप मान लेते हैं। तो ये कोई फिक्स वैल्यू थोड़ी होती है, एक आर्बिट्रेरी वैल्यू होती है। ऐसी ये एक आर्बिट्रेरी वैल्यू दी है, और जिस डायरेक्शन में ये वैल्यू दी है, जिस कर्व के अलॉन्ग, हमको ये वाली वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। मतलब एफ इज इक्वल्स टू अगर आपको दिया है, क्या दिया है, जेड आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस वाई के कैप, तो हम इसमें, और आर वेक्टर क्या दिया है, आर वेक्टर दिया है आपको कॉस टी आई कैप, मैं नीचे लिख देता हूँ, आर वेक्टर दिया है कॉस टी आई कैप प्लस साइन टी जे कैप माइनस टी के कैप दिया है। तो ये हम इसमें, इसके बाद अगला स्टेप लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, गलत लिखी स्पेलिंग, क्या सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है, दी पैरामेट्रिक वैल्यूज। मतलब हम इसके अपने फंक्शन वैल्यूज कहाँ से उठाएंगे, अपने वेक्टर से ही उठाएंगे। ये एक रूल है, ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से ही सॉल्व होते हैं। मतलब आप फंक्शन एफ की वैल्यू क्या लिखोगे अपने, इधर जेड दिया है, देखो इसको कैसे सॉल्व करना, फिक्स तरीका है। इधर जेड आई कैप दिया है, और जेड की वैल्यू इधर से माइनस टी है, इस वाले से के कैप में टी है, और इधर जेड है, इधर जेड में टी है, तो इसकी वैल्यू आप रखोगे माइनस टी आई कैप, समझ आ गया, प्लस एक्स जे कैप। तो एक्स में इस वेक्टर की वैल्यू क्या है, नीचे वाले की कॉस टी, तो आप लिखोगे कॉस टी और जे कैप, प्लस वाई आई कैप, वाई में वैल्यू क्या है, जे कैप इधर है, जे मतलब वाई होता है, आर में इसकी वैल्यू ये है, तो वाई आप इधर रखोगे। साइन टी किस चीज़ की रख रहे थे हम वैल्यू, वाई के कैप, तो साइन टी के कैप। तो हमको ये मिलेगी अपनी फोर्स की मेन वैल्यू जो हमको चाहिए है। किसी को अगर समझ ना आ रहा हो तो रट लेना, बस सीधी बात है। टाइम बहुत कम बचा है, एक दिन बचा है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिल सकता। चलो आगे बढ़ते हैं। डी आर वैक्टर चाहिए, एफ डॉट डी आर होता है जब आर वैक्टर की वैल्यू गिवन है, आर वैक्टर आपको गिवन है कॉस टी आई कैप साइन टी जे कैप माइनस टी के कैप, तो डी आर वैक्टर तो आराम से निकल आएगा। डी आर वैक्टर क्या बन जाएगा, कॉस, देखो आर का डिफ्रेंसिएशन, डी आर वैक्टर कॉस टी का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन टी आई कैप प्लस आर वैक्टर, इस वाली चीज़ का कर रहे हैं हम डिफ्रेंसिएशन, साइन टी जे कैप, साइन टी का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, कॉस टी
जे कैप और माइनस टी का सिंपली -1 के कैप। तो ये डी आर वेक्टर से हमको डी आर की वैल्यू मिल गई। इसका अगर मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर दूं तो, और इसके साथ के साथ एक चीज़ और आएगी, क्या आएगी, सब में डी टी और आएगा। डी टी क्यों आएगा, जैसे हम साइन टी का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो ये आएगा हमारा साइन टी डी टी। ये चीज़ मैंने नहीं लिखी, सॉरी। जैसे हम क्या करते हैं ना कि टी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर या एक्स इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, एक्स इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो डी एक्स इज इक्वल्स टू 2t, फिर डी टी आ जाता है। वही चीज़ इधर आएगा, मतलब कॉस टी का इंटीग्रेशन माइनस साइन टी, फिर एक डी टी और के कैप, या सॉरी आई कैप लिखा है तो आप आई कैप लिख देंगे, प्लस साइन टी का कॉस टी, फिर एक डी टी, फिर जे कैप, और माइनस टी का 1 हो जाएगा, सिंपली बचेगा माइनस डी टी के कैप। ये चीज़ तो सबको समझ आ गई, मतलब हम सबसे डी टी चाहें तो कॉमन भी निकाल के बाहर लिख सकते हैं। तो इधर से हमारा फाइनल इंटीग्रेशन क्या बनेगा, हमको इंटीग्रेशन करना है कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, क्योंकि ये एंगल साइन और कॉस का इंटीग्रेशन है। तो आपने एफ वेक्टर की वैल्यू आ गई आपकी माइनस टी आई कैप और कॉस टी जे कैप, कहाँ गया एफ वेक्टर, सॉरी, हाँ ये एफ वेक्टर कहाँ है, हाँ ये कॉस टी जे कैप साइन टी के कैप, तो प्लस कॉस टी जे कैप प्लस साइन टी के कैप, ये निकल आया। मल्टीप्लाई किया आपने इस वाली चीज़ से, डॉट प्रोडक्ट किया, देखो सब में डी टी है तो डी टी में सबसे बाहर निकाल लूँगा, तो मेरा क्या बचेगा, माइनस साइन टी प्लस कॉस टी, माइनस साइन टी आई कैप प्लस कॉस टी, और माइनस डी टी बाहर निकाला तो सिंपल कॉस टी में आपका जे कैप आ गया, और माइनस डी टी में से डी टी बाहर निकालिए तो माइनस के कैप, सिंपल माइनस के कैप, और बाहर आपका सिंपल मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, सबसे निकाल लिया डी टी, तो बाहर डी टी बचा। तो इधर से मेरा इंटीग्रेशन आया 0 से 2 पाई। देखो अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, तो टी आई कैप और साइन टी आई कैप माइनस माइनस कट के प्लस बन गया, आई कैप का मल्टीप्लाई 1, तो टी साइन टी, तो मेरा आ गया टी साइन टी, और कॉस टी का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस कॉस स्क्वायर टी और प्लस साइन टी के कैप माइनस के कैप, तो ये मेरा बन गया माइनस साइन टी, और के कैप का 1 हो जाता है, जे कैप और जे कैप का 1 हो जाता है। ये सब आपको पता होगा, बेसिक चीज़ है। बाहर मेरा एक क्या बचा, डी टी। अब आपको ये सिंपल इंटीग्रेशन करना है, ये अगर आपको मैं अभी करके नहीं दिखाऊंगा बिकॉज बहुत बेसिक चीज़ है, बट इसमें भी बच्चे गलती करते हैं तो आपको इसमें गलती नहीं करनी है। ये 0 से 2 पाई, देखो टी साइन टी, ये साइन टी लिखा हुआ है, डी टी अलग निकाल लेना, 0 से 2 पाई ही है सारे। कॉस स्क्वायर टी को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, इसको लिखना पड़ता है हमको 1 प्लस, चलो ये आप कर लेना, अब इतना नहीं दिखा रहा मैं लिख के, कॉस स्क्वायर टी और माइनस इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन टी डी टी। बस इंटीग्रेशन करो, आंसर निकालो, फाइनल आंसर निकल आएगा। तो इस तरीके से आपका वर्क डन जो है निकल आता है। एंड एक चीज़ एज अ वार्निंग याद रख लेना, ये टी साइन टी का इंटीग्रेशन सबसे नहीं करते बनता, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से होता है। सिमिलरली कॉस स्क्वायर टी का भी इंटीग्रेशन सबसे करते नहीं बनेगा, कॉस स्क्वायर टी का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2t/2, तो आपको उस तरीके से ये आगे एक्सपेंड करके करना पड़ेगा। साइन टी का तो माइनस कॉस टी होता ही है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन का पार्ट भी हमने एक सॉल्व कर लिया है, बी पार्ट कर लिया है। अब आपका पूरे पेपर का लास्ट क्वेश्चन बचा है 8 क्वेश्चन, ये आपका 14 मार्क्स में आया हुआ था। इसको मैं जल्दी शॉर्ट में सॉल्व करके बताता हूँ, जिसको समझ आ जाए तो अच्छी बात है, ना आ जाए तो फिर समझना आपको पड़ेगा ही। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एंड वैसे तो बिल्कुल इससे मिलता जुलता सिमिलर क्वेश्चन मैंने अपने वेक्टर कैलकुलस के 1 शॉट के लास्ट में बहुत डिटेल में कराया हुआ है। तो जिसको समझना हो, अच्छे से समझना हो, डिटेल में समझना हो, वो वेक्टर कैलकुलस नाम का जो 1 शॉट का लेक्चर है उसको देखो, 5 से 6 हज़ार व्यू है, उसका लास्ट में पहुंच जाना बिल्कुल। जो सबसे लास्ट क्वेश्चन कराया है स्टोक्स कर्ल थ्योरम का, उसका इसी टाइप का इससे भी टफ क्वेश्चन है, पूरा प्रूफ करके दिखाया है, बट इधर 5 मिनट में जल्दी करेंगे। इनने क्या बोला, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम सिंपली हमको वेरीफाई करनी है फॉर एक्स नहीं है, सॉरी एफ है, एफ इज इक्वल्स टू कोई फंक्शन दिया है x² - y² आई कैप प्लस 2xy जे कैप ओवर द बॉक्स बाउंडेड बाय प्लेन्स x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू a, y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू b। देखो, प्रूव स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई करनी है, कोई चीज़ वेरीफाई करनी हो तो LHS RHS बराबर करके दिखा दो, दोनों सॉल्व करके दिखाओ, बराबर आते हैं तो आपकी थ्योरम वेरीफाई है। स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है, जो आप लाइन इंटीग्रल करते हो f.dr, यही करते हैं लाइन इंटीग्रल, इसको अगर आपको सरफेस इंटीग्रल के फॉर्म में लिखना हुआ, सरफेस इंटीग्रल के फॉर्म में, तो आप क्या करो, इसका वो ले लो कर्ल, तो डेल क्रॉस f डॉट n कैप ds,
ये सबने पढ़ रखा होगा। स्टोक कर्ल थ्योरम क्या कहती है, अगर मैं किसी चीज़ का लाइन इंटीग्रल ले रहा हूँ, एफ डॉट डी आर मतलब ये सी मतलब होता है लाइन इंटीग्रल या अलोंग अ कर्व, और ये होता है इसका सरफेस इंटीग्रल। तो वो कह रहा है अगर किसी चीज़ को मेरे को एफ फंक्शन को लाइन इंटीग्रल को अगर सरफेस इंटीग्रल के बराबर में लिखना है तो सरफेस इंटीग्रल में एक एन कैप आ जाता है और एक डेल क्रॉस एफ, मेरे को उस चीज़ का कर्ल लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको पता होगी स्टोक्स कर्ल थ्योरम क्या होती है, ये फॉर्मूला होता है। इसको सॉल्व करना है तो हमको LHS और RHS प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना RHS उठाते हैं, RHS की वैल्यू निकालेंगे, देन LHS की। तो मुझे सबसे पहले डेल क्रॉस एफ की ज़रूरत पड़ेगी और एन क्रॉस की पड़ेगी। तो मेरा क्वेश्चन देखो किस में है, आई कैप में और जे कैप में। ऐसे केस में हमेशा मैं उस वन शॉट में बता चुका हूँ कि जो एन कैप लेना अपना एन कैप, ऐसे केस में के कैप को ही मान लेना अपना एन कैप। इस केस बस में जब एक्स और वाई की ही बात हो रही हो तब। तो मुझे सबसे पहले निकालना है डेल क्रॉस एफ वेक्टर अपना। ये कैसे निकलता है, इधर लिखो आई जे के डेल वाई डेल एक्स डेल वाई डेल वाई और डेल वाई डेल जेड, सिंपली लिख दिया। अब नीचे लिखो एक्स वाई जेड कंपोनेंट, फंक्शन का एक्स कंपोनेंट है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये है 2xy। क्या कोई के कैप है, नहीं है, जीरो लिखो। आगे बढ़ो, सॉल्व करो। आई कैप लिखा, ये वाली कॉलम ढाकी, ये रो ढाकी, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसमें, तो जीरो का इसमें जीरो रहेगा, माइनस डेल वाई डेल जेड ऑफ 2xy। ये भी देखो पूरा ही जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि जेड का एक्स और वाई में कुछ होता नहीं है। माइनस आई जे कैप पर, जे कैप से ये कॉलम ये रो ढाको, जीरो का इसमें होगा तो जीरो ही आएगा, माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ डेल बाय डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये भी सब जीरो ही आएगा, क्यों, देखो जेड जीरो ही है और जेड का एक्स और वाई में पार्शियल डिफरेंशिएशन जीरो होता है। प्लस के कैप करो, प्लस के कैप, और आगे क्या बचा हमारे पास, सोचने वाली बात है। के कैप से ये कॉलम ये रो हाइड की, के कैप। अब क्या बचेगा, तो आपको इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, माइनस दिस इंटू दिस। तो डेल बाय डेल एक्स किया आपने किसका, 2xy का, माइनस डेल वाई किया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, तो आया के कैप। देखो ये 2xy का एक्स के रिस्पेक्ट में सिंपली 2y बनेगा, एक्स का 1 हो जाएगा, माइनस डेल वाई, माइनस एक पहले से लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर को वाई के रिस्पेक्ट में 0, माइनस वाई स्क्वायर का बनेगा माइनस 2y। ये माइनस उधर ये माइनस बन के एक प्लस बनाएगा, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2y, एक्स का नहीं होगा क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में किया है। 2y बना 4y और बाहर एक के कैप है, तो ये आया हमारा डेल क्रॉस एफ वेक्टर की क्या वैल्यू इधर से निकल के आई, 4y के कैप। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, पूरा इंटीग्रेशन करके दिखाना है। डबल इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, एक्स और वाई में, और ds की जगह आप क्या लेते हैं, ds की जगह dx dy, सरफेस लेते हैं। देखो i और j में बात कर रहे हैं तो dx dy लिया, वहीं अगर वॉल्यूम इंटीग्रल की बात करते हैं तो पूरे तीनों तरफ से लेते हैं dx dy dz, बस इधर हम ds की जगह dx dy लेते हैं। सब बातें हम कर चुके हैं पहले ही। तो अभी इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगा, इसमें x और y की लिमिट होती है, दो अंदर वाली लिमिट डबल इंटीग्रल में y की, बाहर वाली x की। y मेरा 0 से b है, x मेरा 0 से a है, तो y मेरा 0 से b है, x 0 से a है। अंदर मुझे क्या रखना है, ये क्रॉस प्रोडक्ट जो कि मेरा क्या निकल के आया, 4y के कैप, तो मैंने रखा 4y के कैप, डॉट एक डॉट होता है, n कैप भी आया, के कैप, और फिर ये सिंपली ds की जगह dx dy लिख दो, ये dy dx लिख दो, कोई चलो एक ही चीज़ है, dx dy। के डॉट के तो 1 होता है सिंपल, तो इंटीग्रेशन क्या बना, 0 से a 0 से b 4y dx dy को मैं dy dx भी लिख सकता हूँ। के कैप डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, ये सब बातें कर चुके हैं। तो इधर से पहले अब मैं अपना बाहर ये वाला अंदर वाला इंटीग्रल सॉल्व करूँगा, देन बाहर वाला सॉल्व करूँगा। तो बाहर मेरा 0 से a है तो 0 से a ही रहेगा। अंदर इंटीग्रल 4y का क्या आएगा, 4y स्क्वायर बाय 2 से 2 कट जाएगा तो मेरा 2y स्क्वायर आएगा, और इसकी मैं लिमिट कहाँ से कहाँ रखूँगा, 0 से b तक, तो 0 से b और बाहर एक dx बचा, तो ये आ गया इंटीग्रेशन 0 से a। ये जब आप लिमिट रखोगे तो ये बन जाएगा आपका 2b स्क्वायर माइनस 0 मतलब 2b स्क्वायर, और फिर बचा ये dx। 2b स्क्वायर तो कांस्टेंट चीज़ है, तो 2b स्क्वायर आया बाहर मेरा, इंटीग्रेशन 0 से a, अंदर सिंपली dx, तो 2b स्क्वायर dx का सिंपल इंटीग्रेशन x और कहाँ 0 से a, तो ये आपका फाइनली 2ab स्क्वायर निकल के आ गया आंसर। आई होप आपको ये विजिबल होगा। तो RHS से मेरा इस वाले फॉर्मूले से आंसर क्या निकल के आया, 2ab स्क्वायर, ठीक है, अच्छी बात है। अब मेरा अगर LHS से इस वाले तरीके से भी यही निकल के आ जाता है तो मेरी थ्योरम वेरीफाई है।
इस थ्योरम इस वाले तरीके से जल्दी से ये आंसर और हम निकाल लेते हैं और देखते हैं ये कैसे निकालना है। याद रखना हमको 2ab² लाना है। अब चलिए इसको हम देखते हैं। चलिए तो हम LHS सॉल्व कर रहे हैं। LHS हमारा क्या था, इंटीग्रेशन f.dr। तो देखो हमको किस प्लेन के अराउंड ये सॉल्व करना है, तो ये मैंने बनाया अपना एक प्लेन XYZ, ये अराउंड द प्लेन्स की बात कर रहा है। उसने क्या बोला, x इज इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल्स टू a। x आपका 0 ये है, x आपका ये a लगभग मान लो कुछ इधर तक है, a कुछ भी a लेंथ है, और y इज इक्वल्स टू 0 से y इज इक्वल्स टू 0 से y इज इक्वल्स टू b तक बोला था क्वेश्चन में। y भी आपका 0 से कुछ b मान लो इधर तक है b। तो इसमें बनाना एक फिक्स तरीका है, बिल्कुल फिक्स पैटर्न है। इसमें एक रेक्टेंगल बनाना है इस तरीके से। तो आपका जो ये पॉइंट होगा ये होगा आपका a, b। अब अपने हम लाइंस की इक्वेशन लिखते हैं। जब भी ये चीज़ प्रूव करनी हो तो प्रूव करनी हो फिक्स पैटर्न होता है बिल्कुल। इस लाइन की आपकी इक्वेशन होती है y जो x एक्सेस होता है आपका, इसकी जो ये क्योंकि आपका x एक्सेस है और ये y एक्सेस है, ये होता है आपका y इज इक्वल्स टू 0। ये x एक्सेस की इक्वेशन होती है। y 0 है तो dy भी 0 आएगा। इस पूरी लाइन पे देखो, जैसे इधर x a है, ऊपर भी a है, आप कितना ऊपर जाते जाओ y में तो बढ़ रहे हो बट x तो आपका a ही है। इस लाइन की इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल्स टू a। बट क्या dx इसका डिफ्रेंशिएट करो, एक कांस्टेंट है तो dx इज इक्वल्स टू 0 आएगा। अब इसको हम इस तरफ वापस जाते हैं, हमको एक पार्टिकुलर या तो ऐसे जाना है या ऐसे जाना है, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन पे देखो x घट बढ़ रहा है, जैसे आप इसमें ऐसे बढ़ रहे हो तो x इधर a था, जाते जाते इधर 0 हो गया। बट हमारा जो y है उसकी वैल्यू फिक्स है इस लाइन पे जो कि b है, बट dy इज इक्वल्स टू 0 है। नीचे आओ तो इधर हमारा क्या है, y एक्सिस आ जाता है, y एक्सिस की इक्वेशन है, इधर हर जगह x 0 मिलेगा तो x इज इक्वल्स टू 0 और dx भी हमारा 0 ही आएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस कर्व को मैं कुछ नाम दे सकता हूँ, मैंने इसको दिया o a b c। तो जब भी एक कर्व के अलॉन्ग इंटीग्रेशन करना हुआ करे इस तरीके से, तो हम हर इंटीग्रेशन सेपरेट करते हैं, मतलब इस कर्व के लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। हमको क्या फाइंड आउट करना था, अपना इंटीग्रेशन f.dr। तो ये हम 4 पार्ट में करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन किस किस में, f.dr एक बार कर्व OA के लिए OA प्लस इंटीग्रेशन, इसमें वही f.dr OB के लिए, OB नहीं OA, फिर A से B तो AB के लिए AB प्लस इंटीग्रेशन यही लिख लेना f.dr प्लस इंटीग्रेशन f.dr BC के लिए, B से C, फिर C से आपका वापस O के लिए, प्लस इंटीग्रेशन CO f.dr। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। एंड जिसमें आपका R वेक्टर जो होता है, R वेक्टर आप लिख सकते हो, R को हम जनरल x y z मानते हैं, x i कैप, y j कैप और z k कैप, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि R वेक्टर इज इक्वल्स टू होता है हमारा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। एक जनरल R वेक्टर हम इसी तरीके से मानते हैं, बिकॉज हमको अलग से कोई कर्व नहीं दी है तो हम इसी तरीके से लिखेंगे। तो हमने इंटीग्रेशन किया, पहला कर्व किसके लिए इंटीग्रेशन करेंगे, OA के लिए। तो फॉर OA कर्व, देखो OA कर्व के लिए क्या बनेगा, इंटीग्रेशन f.dr इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, f की वैल्यू है मेरी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2xy j कैप, ये चीज़ बनी। और मल्टीप्लाई में क्या है, dr वेक्टर मेरा क्या है, अगर r वेक्टर ये है तो dr वेक्टर क्या बन जाएगा, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। तो मैंने लिखा dx i कैप प्लस dy j कैप, i और j k लिखूंगा, k का कोई मतलब नहीं है, लिखूंगा भी तो 0 हो जाएगा क्योंकि। और देखो हम जब O से A जा रहे हैं तो हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ बढ़ रही है, अब हम किस में जा रहे हैं, x में बढ़ रहे हैं, और 0 से लेके कहाँ तक जा रहे हैं, A तक जा रहे हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 0 से हम जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, A तक जा रहे हैं। तो आगे इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आई कैप का मल्टीप्लाई i से 1 और एक dx आएगा तो dx बचेगा, प्लस 2xy j कैप का dy j कैप के साथ, तो 2xy dy आया साथ में, कोई दिक्कत नहीं। अब हम किस कर्व के अलॉन्ग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, O से A तक, और ये लिमिट मेरी स्मॉल a आएगी, बिकॉज हम 0 से लेके स्मॉल a तक जा रहे हैं। तो 0 से स्मॉल a तक गए, तो इधर भी 0 से स्मॉल a तक गए। अब इस कर्व पे मेरा y भी 0 है और dy भी 0 है, ये देख सकते हैं आप इस कर्व पे। तो इस कर्व पे मेरा जो dy है ये भी 0, मतलब ये टर्म खत्म,
और ये y है ये भी 0, मतलब मेरा सिर्फ एक्स स्क्वायर डी एक्स बचा। मतलब इस टर्म पे 0 से a एक्स स्क्वायर डी एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा एक्स क्यूब बाय 3, और ये कहाँ से कहाँ तक 0 से a तक, तो ये क्या आ जाएगा मेरा a क्यूब बाय 3। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई हो चलो अगले पार्ट में देखते हैं इसके। अगली कर पकड़ी हमने ए से लेके बी तक, कैपिटल ए से कैपिटल बी, तो फॉर ए से लेके जब हम बी तक गए वापस, तो हम कहाँ से जा रहे हैं ए से बी तक, वो भी ये पॉइंट है हमारा a, 0 और ये है a, b, तो हम 0 से लेके y में ऊपर बढ़ रहे हैं, तो 0 से b तक जा रहे हैं। इंटीग्रेशन हर बार यही चीज़ बनेगी, देखो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली चीज़ तो हर बार बनेगी, क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy, ये तो हर बार बनेगी चीज़, सबको समझ आ गई होगी। बट अब हम जब o से b जा रहे हैं तो मेरा dx 0 है और x की वैल्यू क्या है a है, तो देखो अगर dx मेरा 0 हो गया तो ये पूरी टर्म खत्म ही हो गई, dx जब 0 का मल्टीप्लाई हुआ। लिमिट कहाँ तक 0 से लेके b तक y में जा रहे हैं, 0 से लेके b तक, इंटीग्रेशन 0 से, ये टर्म खत्म। 2xy मेरे x की वैल्यू भी क्या है a है, इसमें क्या है x की वैल्यू a है और dx 0 है, x की जगह मैं a रख दूंगा तो 2ay और dy, तो 2a तो कांस्टेंट है तो 2a, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कट गया तो हमारा आया a y स्क्वायर और लिमिट है 0 से b, तो ये आ जाएगा मेरा a का a ही रहेगा, y की जगह b रखेंगे तो ए बी स्क्वायर। अब लास्ट पार्ट पे आ जाओ, इसके वो तीसरे पार्ट पे आ जाओ, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, अब वापस घूम के जाना है तो b से c जाएंगे, क्योंकि हमको पूरी कर्व अपनी ऐसी घूमनी है। तो जब हम b से c गए तो इधर y इज इक्वल्स टू बी और dy इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू बी dy इज इक्वल्स टू 0, इंटीग्रेशन किया। x में वापस पीछे जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, a से लेके और 0 तक जा रहे हैं, क्या 0, b, तो x में a से लेके हम वापस 0 तक जा रहे हैं, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, a से लेके a से जा रहे हैं 0 तक जा रहे हैं। यही चीज़ माइनस प्लस का खेल होता है, आप 0 से 1 कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। a से 0 जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस, अब क्या आएगा नेक्स्ट 2xy dy, तो इसमें हमने देखा कि हमारा y की वैल्यू b है, dy 0 मतलब ये टर्म खत्म, इधर y की जगह मेरा b आ जाएगा, तो मैंने रखा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर और a से 0 तक रखा मैंने और डी एक्स, तो ये इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का आया एक्स क्यूब बाय 3, सिंपल है, माइनस बी स्क्वायर का आएगा, बी स्क्वायर एक कॉन्स्टेंट है एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स बी स्क्वायर, और कहाँ से कहाँ तक a से 0 तक, तो ये लिमिट देखना, एक मिनट इधर विजिबल है कि नहीं मैं चेक कर लूँ, हाँ लास्ट लाइन विजिबल है, देखो ऊपर 0 है नीचे a है, मतलब आप जब ऊपर 0 रखेंगे x और x में 0 तो 0, फिर माइनस आएगा फिर a रखेंगे तो a क्यूब बाय 3 माइनस इधर a रखेंगे तो ए बी स्क्वायर, तो ये आपका माइनस के बाद क्या बन जाएगा ए बी स्क्वायर, ये वाली चीज़ जो कि इसमें प्लस हो जाएगी और इधर माइनस आ जाएगा, तो ए बी स्क्वायर प्लस माइनस ए क्यूब बाय 3। तो हमने अपना 3 पाथ के लिए लाइन इंटीग्रल निकाल लिया, एक ये निकाल लिया, दूसरे पाथ के लिए ये निकाल लिया, और पहले पाथ के लिए भी कहीं निकाला था, हाँ ये निकला हुआ है। अब लास्ट हम देखो इधर से इधर ट्रैवल कर लिया, इधर से इधर, इधर से इधर, वापस y में नीचे आ रहे हैं, b से लेके वापस 0 तक आ रहे हैं, तो अगला हमने किया अपना, अब हम कहाँ से आए, देखो o a b c, तो c से वापस o तक आ रहे हैं, तो अगला पॉइंट है हमारा वापस c से वापस o जा रहे हैं, कर्व c से o, इस लाइन पे x इज इक्वल्स टू 0 है और dx इज इक्वल्स टू 0 है, x 0 dx 0, इंटीग्रेशन क्या बनेगा f डॉट डी आर, कहाँ लिखा था, हाँ इंटीग्रेशन f डॉट डी आर इसका बनेगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy, x भी 0 dx भी 0, तो इसका सब कुछ ही 0, देखना इसका, क्योंकि dx 0 तो ये सब कुछ कट के 0 हो गया वहीं इधर मल्टीप्लाई में प्लस में x है, और x अगर 0 हो गया तो फिर पूरी टर्म 0 हो जाएगी, इसका इंटीग्रेशन मुझे 0 मिला। और पूरा लाइन इंटीग्रल मुझे कैसे मिलेगा, जब मैं क्या करूँगा इन चारों को ऐड कर दूंगा, तो इंटीग्रल मेरा f डॉट डी आर जो मुझे निकालना था, f डॉट डी आर वो कितना आ गया, चारों को जोड़ते हैं चलो, a क्यूब बाय 3 ए बी, सबसे पहला क्या निकला था ए बी स्क्वायर, फिर a क्यूब बाय 3, शुरुआत हमने कहाँ से की थी 0 से, इधर से, ठीक है, a क्यूब बाय 3 तो a क्यूब बाय 3 प्लस ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस a क्यूब बाय 3,
a³/3 प्लस में ये 0 आया तो 0। अब देखो प्लस a³/3 प्लस एक कट गया, 0 का 0 हट गया, तो ab² प्लस ab² 2ab² आएगा। तो इंटीग्रेशन f.dr जो है हमारा 2ab² आ गया। याद करो जब हमने इसका कर्ल स्टोक्स थ्योरम से निकाला था, याद है सबको? डबल इंटीग्रेशन डेल क्रॉस एफ एन कैप डॉट डी एस, ये भी 2ab² आया था। तो फाइनली हमारा LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया। हेंस आप लिखेंगे छाती ठोक के स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो हमने अपनी स्टोक्स थ्योरम जो है फाइनली वेरीफाई कर ली है और पूरा पेपर अपना सॉल्व कर लिया है। तो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जितना भी लग गया हो, बट पूरा पेपर बढ़िया डिटेल में सॉल्व किया है, एनालाइज किया है। अब आप सभी को आई थिंक आइडिया लग गया होगा कि कैसे हमको अपना मैथमेटिक्स 2 का पेपर सॉल्व करना है। वेल अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगेन जिसने वन शॉट ना देखा हो, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 5 तो इतने ही डिटेल में पढ़ाया है। तो कुछ टॉपिक अभी आपको डाउट हो तो वो लेक्चर आप जाके देख सकते हो। वेल मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो, वन शॉट्स और पेपर सॉल्विंग में लाता रहूँगा। आपको करना क्या है, अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। वेल मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। M2 का पेपर है, टाइम वेस्ट मत करना, जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकती है करो और अपना अच्छे से एग्ज़ाम दो। तो सभी को बाय।